Hi guys, good afternoon. So दोस्तों, yesterday we completed with one very interesting क्या बोलते हैं उसको मॉड्यूल का रिवीजन. That was module 2, जिसमें हम लोग ने कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, बैंक ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज हम लोग ने कवर किया था. पूरे कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने रिवाइज किए. उम्मीद करता हूं कि आपको वो उसमें से अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आपको मिला होगा. एंड ये जो लेक्चर्स है, मैंने आपको फिर से एक बार बता दूं कि आपने इसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है. अभी आपने आपका रूटीन रेगुलर स्टडीज जो है उसको करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है. बट जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, भले ही आपके पास 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, बराबर, तो आपने क्या करना है कि लेक्चर आपने स्टार्ट कर देना है. बराबर, आपने आपके लिए वो टाइम स्टैंप आपने, या तो मैं भी लगा दूंगा उसका टाइम स्टैंप कि कौन से इसमें कितना कौन से मिनट से कौन से मिनट में कौन सा चैप्टर हम लोग ने कवर किया है. सो उस केस में क्या हो जाएगा कि जब भी आपको टाइम मिलता है एंड इफ यू फील लाइक कि चलो यार इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं, भले ही जरूरी नहीं कि 2 घंटे बैठे तो एक साथ वो 2 घंटे का देखना है. कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर आपने उठाना है, रिवाइज करना है, ओके, यू आर डन. सो ऐसे चलते बोलते फिरते आप लोग क्या कर सकते हो, आप ऑडिट के कोई भी चैप्टर्स जैसे आपको मन में आए वैसे आप रिवाइज कर सकते हो. एंड दिस इज द ओनली रीजन कि इसके लिए ये लेक्चर्स आपको बहुत जल्दी अवेलेबल भी करवा दे रहा हूं. रीजन एकदम सिंपल है कि अब जब आप आपका सेल्फ स्टडीज चालू करो, फ्री टाइम मिले तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, राइट. सो इसी जोश के साथ, जो कल आपका जोश था, उसी जोश के साथ आज हम लोग लास्ट डे अपने क्लास का. एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला था कि जो अपना फर्स्ट डे पे आपको याद है कुछ एक प्रॉमिस किया था कि अपना लास्ट डे ऐसा होगा कि जिसमें हम लोग सारे चैप्टर्स एक दिन में रिवाइज करेंगे एंड दैट वुड बी आवर लास्ट डे. जो कमिटमेंट मैंने आपको दी थी, सो आज उसको अपन डिलीवर करेंगे, राइट. सो लेट्स रॉक गाइस. द फर्स्ट चैप्टर मॉड्यूल 1 का नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. जैसे पहले भी बोला था, सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे पहले भी आपको बोला था, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो उसको स्टार मार्क करना, कॉन्सेप्ट जो नहीं आ रहे स्टार मार्क करना, आगे बढ़ना, और पेजेस कैसे आपके टर्न हो रहे हैं वो देखना, एकदम आराम से रिलैक्स मोड में रिवीजन करना. करेंगे? चलो, अब पक्का, अब कुछ नहीं बोलूंगा अभी. मतलब अभी बोलूंगा बट मतलब ऐसा ही कुछ नहीं बोलूंगा. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. सबसे पहले आपका फेवरेट डेफिनेशन जिससे हम लोग शुरुआत कर रहे थे, चलिए बोलिए. ऑडिट का डेफिनेशन क्या है? ऑडिट इज डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. एक नंबर. अब उसके बाद बात करते हैं, what are the points the auditor should see so that the financial statements does not mislead anybody. तो कौन से पॉइंट्स हम लोग देखते हैं? The account should be prepared based on entries. The entry should be supported by evidence. The entry should not be omitted. फिर अकाउंट्स के अंदर जो अमाउंट्स है, इट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड, डिस्क्राइब एंड क्लासिफाइड. उसके बाद इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, एंड लास्ट में इट शुड गिव व्हाट, ट्रू एंड फेयर व्यू. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट. व्हाट आर द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट? टू ऑब्टेन reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement, and number 2, to issue audit report and communicate as per the standards. आई बात समझ में? आप स्टैंडर्ड आपको पता है कौन सा है? SA 700, 705 एंड 706. आई बात समझ में? एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट जिसमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं, 705 में हम लोग मॉडिफाइड ओपिनियन, और 706 के अंदर अदर मैटर पैराग्राफ एंड एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ देते हैं. याद है आपको? यस सर. नाउ वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट कि सर जी व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट. कुछ याद है आपको व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट? सो बता सकते हैं मुझे व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट? द स्कोप ऑफ ऑडिट इज दैट इट शुड कवर एडिक्वेटली ऑल द एस्पेक्ट्स रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बराबर. उसके बाद 2 पॉइंट आते हैं, वो कौन से है? बोलो ना. Information should be what? First point क्या है? First point, the underlying accounting records and other source data. उसको चेक करना है अपने को. And second point हम लोग क्या बोलते हैं? Information should be, सब लोग नहीं बोल रहे, नहीं आ रहा स्क्रीन पे देख के बोलने का. The information should be
मुझे सुना ही नहीं आ रहा. द इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज एंड शुरुआत से. व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट? इट शुड कवर ऑल द एस्पेक्ट्स रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? चेक दी अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा. सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड एंड द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स. तो अब वो अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स से मैच करता है या नहीं करता है, इसके लिए हम लोग कौन सी बातें करेंगे? तो स्टडी एंड इवैल्यूएट द अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल प्लस कैरी आउट टेस्ट इंक्वायरीज एंड अदर वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स. अब वो जो इंफॉर्मेशन है वेदर इट इज डिस्क्लोज्ड एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा एंड प्लस उसके साथ अपने को क्या देखना है? जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सही बात है एकदम. यस सर. उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं? द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू वर्क आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस. एंड अगर उसके ऊपर कोई कॉन्स्ट्रेंट या लिमिटेशन लगाया तो हम लोग कौन सा ओपिनियन देंगे? क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन. ये कौन सा क्वेश्चन खत्म हुआ अपना? स्कोप ऑफ. एकदम सही है. यस सर. अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं. अब उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट अपन बोलते हैं कि दैट इट शुड कवर ऑल द एस्पेक्ट्स रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो सवाल ये आता है कि सर व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट. सो बोल सकते हैं व्हाट आर द एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट? बोलो. अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, रिव्यू, चेकिंग, वेरिफिकेशन. अब वेरिफिकेशन किसका? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड कंपैरिजन. फिर लास्ट में उसने क्या देना चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू प्लस कंप्लाई विथ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स एंड लास्ट में गिव व्हाट? रिपोर्टिंग. क्या कोई क्वेरी यहां पे? नो सर. सो उसके बाद चलिए अपन आगे बढ़ते. स्कोप ऑफ ऑडिट, एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट के बाद हम बात करते हैं देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट. कौन से दो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट है? रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ. एकदम सही है. परफेक्ट है. उसके बाद आपका फेवरेट क्वेश्चन रे बेटे, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? It safeguards the financial interest of the persons who are not associated with the management of the entity. It acts as a moral check. Third point. Fourth point. Fifth point. Third point क्या कहता है? It helps in settlement of liability for taxes, negotiating loans and determination of purchase consideration. It also helps in settlement of trade disputes for higher wages, bonus and insurance claims. It also helps in settlement of accounts at the time of admission and death of a partner. उसके बाद it also helps government to provide assistance and issue various licenses for trade. Last 3 points अपन क्या कहते हैं? Ascertain whether proper books of accounts have been maintained, detection of wastages and losses and report weaknesses. सही है एकदम. यस सर. ये कौन सा क्वेश्चन हो गया बच्चों? एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट. अब बात करेंगे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. सो व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट? 4 बातें इसके अंदर. बोलो कौन से? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. इसके अंदर क्या बोलते हैं? आराम से. नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. तो देखो ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स एकदम तगड़े रिवाइज होने चाहिए. इसके लिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. अब इसके अंदर क्या कहते हैं कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट. अब जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट के वजह से क्या होता है दोस्तों? बोलो ना. जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है? प्लस वो सब्जेक्टिव है तो उसको वेरीफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. क्या ऑडिटर के पास इन्वेस्टिगेटिव पावर्स है क्या? क्या उसको सारी इंफॉर्मेशन वो लोग डिस्क्लोज कर सकते हैं क्या? नहीं. इसीलिए ऑडिटर को पूरा एविडेंस मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है? टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन द बेनिफिट एंड द कॉस्ट. एंड लास्ट पॉइंट अपना क्या है? अदर मैटर्स. अदर मैटर्स में हमने क्या देखा? कल्यूजन अमंग एम्प्लॉइज. अब आपको पूरे स्टैंडर्ड्स में जो पढ़ा था वो याद आएगा. कल्यूजन अमंग एम्प्लॉइज, फिर उसके बाद गोइंग कंसर्न, फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. बोलो याद है क्या आपको?
तो ये सारी बातें जो है ये अपने अदर मैटर्स के अंदर आती है. सो ये कौन सा क्वेश्चन खत्म हुआ दोस्तों? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. अब उसके बाद मालिक आपका फेवरेट क्वेश्चन, इस चैप्टर का एक सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. सही बात है ना एकदम? यस सर. सो आपको बता देता हूं कि वी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर सपोज टू डू व्हाट? परफॉर्म गुड क्वालिटेटिव सर्विसेज. यस और नो? यस सर. उसके लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम होना चाहिए क्वालिटी से रिलेटेड. तो उस सिस्टम में कौन सी चीजें आएगी उसके बारे में ये क्वेश्चन बात करता है. सो हमारा क्वेश्चन यहां पे क्या हुआ? एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. आर वी गुड? यस सर. सो बच्चा मेरे को कौन से पॉइंट्स आते हैं? सबसे पहले कौन है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर उसके बाद एथिकल रिक्वायरमेंट्स. फिर उसके बाद थर्ड, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप. एक्सेप्ट कर लिया, अब काम करना है. कौन आएगा? ह्यूमन रिसोर्सेस. दे विल डू व्हाट? एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस. और इन पूरे काम के ऊपर क्या होना चाहिए? मॉनिटरिंग. सो ये अपने एलिमेंट्स हो गए. अब एक एक चीज को हम लोग को आराम से पढ़ना है. फर्स्ट पॉइंट क्या है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो क्या बोलते हैं? इट इज द एंगेजमेंट पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. किस बारे में? to ensure that the overall audit quality on each audit assignment is maintained. बराबर. Therefore the actions of engagement partner and engagement team shall emphasize that quality is important and quality is essential. सही बात है एकदम? यस सर. सो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? बाय नंबर 1, परफॉर्मिंग. परफॉर्मिंग किसके हिसाब से? एज पर द, बोलो ना अच्छे से बोलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. एज पर, क्या बोल रहे हो? लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो हमें काम कैसे परफॉर्म करना है? एज पर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. फिर कंप्लाई किसको करना है? फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर. फिर उसके बाद इशू क्या? अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट. ये बोलना जरूरी है, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट नहीं, अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट. एंड रेज कंसर्न्स विदाउट फेयर. याद आ रहा है? रेज कंसर्न्स विदाउट फेयर. ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब सेकंड पॉइंट बात करते हैं कि बॉस हम जो काम करेंगे वो पूरा एथिकल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे. मतलब कौन से एथिकल रिक्वायरमेंट्स आते हैं? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंडिपेंडेंस एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. ऑल गुड है? यस सर. अब पूरा डिस्कशन करना है मालिक किसके ऊपर? अपने को इंडिपेंडेंस के ऊपर. सो क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस इज अ एंड अपीयरेंस. और एक बार बोलेंगे, इंडिपेंडेंस इज अ state of mind and appearance. So what do we say that what is independence as a state of mind? Independence as a state of mind is that state of mind which permits the provision of an opinion without being affected by influences, allowing an individual to act with integrity, exercise objectivity and professional skepticism. एक नंबर बोल रहे हैं आप लोग, बहुत मजा आ रहा है मेरे को. उसके बाद अपन बात करते हैं इंडिपेंडेंस एज अ स्टेट ऑफ माइंड होने के बाद इंडिपेंडेंस एज अ स्टेट ऑफ अपीयरेंस. सो क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंस एज अ स्टेट ऑफ अपीयरेंस. इंडिपेंडेंस एज अ स्टेट ऑफ अपीयरेंस मतलब क्या था? अवॉइडेंस ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस आर that the third party could reasonably conclude that the auditor's integrity, objectivity and professional skepticism has been compromised. एक नंबर. अब ये हो गया अपना किसके बारे में? इंडिपेंडेंस के डेफिनेशन के बारे में. अब मुझे बताओ कि इंडिपेंडेंस के कुछ एडवांटेजेस भी है क्या? सो एडवांटेज नंबर 1 क्या कहता है? इट सेफगार्ड्स द ऑडिटर्स एबिलिटी to express an opinion without being affected by influences. And safeguard तो करता ही करता है, plus also enhances the auditor's ability to act with integrity, objectivity and professional skepticism. अब अपने को लिखना है यहाँ पे short note on independence. बराबर. So independence implies that the judgment of a person. अरे कुछ याद आ रहेगा आपको? ऐसा सब मुंह पे है भाई, बोलो यस और नो. सो क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस मतलब क्या है? द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर इंप्लाइज दैट द जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड हिम. बराबर. सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? द रूल्स डीलिंग विथ इंडिपेंडेंस डज नॉट एंश्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस. व्हाई?
because independence is a condition of mind and should and ऐसा नहीं है, आगे ध्यान से देखो, इंडिपेंडेंस इज अ कंडीशन ऑफ माइंड एंड पर्सनल कैरेक्टर, अपीयरेंस नहीं है, मैं वही वो अपीयरेंस बोल रहा था इसके लिए उसको करेक्ट किया. इंडिपेंडेंस इज अ कंडीशन ऑफ माइंड एंड पर्सनल कैरेक्टर. It should not be confused with the superficial and sometimes visible standards of independence imposed by law. उसके बाद आगे पॉइंट क्या कहता है? The auditor should not only exist but also in fact but also appear to be independent. फिर उसके बाद वो इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के बारे में लिखने का. सही बात है एकदम, यस सर. उसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड अब आपका फेवरेट क्वेश्चन रहे, व्हाट आर द 5 डिफरेंट थ्रेट्स टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. चलो ठीक है, पांचों नहीं रोकना नहीं, मतलब आज सर ऐसा. चलो बोलो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, एडवोकेसी थ्रेट्स, फैमिलियरिटी थ्रेट एंड इंटिमिडेशन थ्रेट. बच्चों ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जो होता है, इसमें कौन सा थ्रेट होता है, कौन सा इंटरेस्ट होता है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट. अब सेल्फ रिव्यू थ्रेट की जब बात करते हैं तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट मतलब क्या बोलते हैं? खुद का काम खुद से चेक करना. एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या कहते हैं? एडवोकेसी थ्रेट मतलब प्रमोटिंग द ओपिनियन ऑफ द क्लाइंट टू दैट एक्सटेंट दैट द थर्ड पार्टी में इजीली बिलीव दैट द ऑडिटर्स इंटीग्रिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड. एंड उसके बाद फेमिलिटी थ्रेट मतलब क्या है? बीइंग टू सिंपैथेटिक. एंड इंटिमिडेशन थ्रेट मतलब क्या? थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट. सही बात एकदम, यस सर. अब ये थ्रेट्स है कुछ, अरे है कि नहीं है कुछ थ्रेट्स? यस सर. अब ये जो थ्रेट्स है तो इन थ्रेट्स के लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा? सेफगार्ड. तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? द ऑडिटर शुड बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट. इसीलिए उसने कौन से फॉलो करना चाहिए? क्या फॉलो करना चाहिए? की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. आपको बोला था, याद होगा, व्हाट आर द की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड. तो एमसीक्यू में ध्यान में रखना की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से, शायद आपने लिखा भी होगा वहां पे. यस सर, ओके. उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं. फिर अभी ऑडिटर विल एस्टेब्लिश वेदर द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस है या नहीं है, और अगर है नहीं है तो एक्सेप्ट कर ले, बट अगर है तो यू शुड इंप्लीमेंट व्हाट? सेफगार्ड्स टू एलिमिनेट दोस थ्रेट्स. दो बातें होगी, एक तो वो एलिमिनेट कर पाएगा या तो नहीं कर पाएगा. अगर नहीं कर पाया तो नॉट टू एक्सेप्ट, कर पाया तो एक्सेप्ट. एकदम आसान है, यस सर. ये कौन सा क्वेश्चन हो गया बच्चे? सेफगार्ड्स टू ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस. चलिए अब बात करते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. क्या होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? Being alert to the circumstances that indicates potential misstatement. आई बात समझ में? And should maintain an attitude of questioning mind. सही बात है एकदम. That is professional skepticism. तो professional skepticism के examples आपको दिए हुए यहाँ पे. आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट? क्यों? क्योंकि एग्जाम में आजकल आईसीए का ट्रेंड क्या है? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म. तो ये बच्चों सारे एग्जाम्पल्स आपको लिख के आने पड़ेंगे. ओके. अब देखो, जब अगर अपन पॉइंट पढ़े ना, मतलब पूरा इतना पढ़ लिया ऑडिट, अब उसके बाद अगर फिर से अगर ये पॉइंट्स को रिविजिट करे, सो देखो आपको ये पॉइंट्स कितने आसान लगेंगे. फ्यू इलिस्ट्रेशंस अपन लेते हैं. पॉसिबल थिंग्स दैट देयर आर फ्रॉड, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, वहां पे अलर्ट रहना पड़ेगा कि नहीं? व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म? बीइंग अलर्ट टू द सर्कमस्टेंस. अगर आपको लगता है फ्रॉड हो रहा है तो अलर्ट रहेंगे कि नहीं? एक एविडेंस दूसरे एविडेंस से कॉन्ट्रडिक्ट करता है, अलर्ट रहना पड़ेगा कि नहीं? अब ये चीजें हमने आगे के चैप्टर्स में पढ़ी हुई है, जब ऑडिट एविडेंस फ्रॉड का चैप्टर, बराबर है कि नहीं? सो आपको यहां पे समझ में आएगा. देखो फिर उसके बाद द सर्कमस्टेंसेस सजेस्ट दैट नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय एसए. एसए तो बोलता है, प्लस अपने को और लगता है कुछ चीजें चेक करना, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बराबर के नहीं? फिर उसके बाद इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन, वैसा. ओके. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट. अब कौन से पॉइंट हो गए दोस्तों? अपने 2 पॉइंट हो गए ना. 2 पॉइंट कौन से हो गए? अरे बोलो, इधर ध्यान देने का. रे कमॉन, इधर ध्यान दो पहले. अरे भाई ये चैप्टर खत्म हो दो प्लीज. मान जाओ, प्लीज मान जाओ, मत करो रे, है ना? सब आपके लिए है ना, मत करो. इतना लाड़ प्यार कर रहा ना आपके. ध्यान दो प्लीज. देखो कल पेपर है अपना, मत करो, कल पेपर है अपना. चलो. सो क्या कह रहे हैं अपन यहाँ पे? फर्स्ट अपना लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सेकेंड पॉइंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स. उसके बाद आप बात करेंगे
एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। बेटा यहां पे दो स्टैंडर्ड्स आते हैं, एक है SA 220 और दूसरा है SQC 1। एक स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 और एक SA नंबर 220। इसके बारे में बात हो रही है, अरे बोलना पड़ेगा आपको, यस सर। सो अब मेरा बच्चा यहां पे आपको बिफोर एक्सेप्टेंस हम लोग को कुछ बातें चेक करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा आपको। तो कौन सी बातों को हम लोग चेक करेंगे, वो याद है ना, रिश्ता पक्का करने से पहले हमें कौन सी बातों को चेक करना पड़ेगा, बोलो। तो रिश्ता पक्का करने के पहले कौन सी बातें चेक करेंगे? इंटीग्रिटी ऑफ द ओनर्स, मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं, सुनाई नहीं आ रहा मेरे को, कॉम्पिटेंस ऑफ द एंगेजमेंट टीम। नंबर 3 कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड नंबर 4 सिग्निफिकेंट मैटर्स इन द करंट और प्रीवियस रिलेशनशिप दैट माइट अफेक्ट द ऑडिटर्स एक्सेप्टेंस। आई बात समझ में? अगर ऑडिटर को कुछ बातें पता चलती है आफ्टर द एक्सेप्टेंस, बराबर के नहीं? हाँ यस, तू 1-2 मिनट यहीं रुकना, तो जाना मत कहीं। हाँ तो हम लोग कहां थे, यही थे ना? हाँ बोला ना। सो अगर ऑडिटर को वो इंफॉर्मेशन मिली कुछ, बराबर, आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट, तो क्या हो जाएगा? ही विल रिजल्टिंग इनटू नॉट टू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। तो उस केस में क्या हो जाएगा? He will communicate it to the other partners of the firm and accordingly वो लोग क्या करेंगे, वो डिसीजन लेंगे, बराबर। तो ये अपना कौन सा पॉइंट हो गया? थर्ड। अब एक्सेप्टेंस कर लिया, अब काम करने के लिए कौन चाहिए? ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में 3 खास बातें होनी चाहिए, दे शुड बी कॉम्पिटेंट, केपेबल एंड कमिटेड। कैसे होने चाहिए? कॉम्पिटेंट, केपेबल एंड कमिटेड। तो उसके लिए कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनेगी। तो वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या होगी मेरे बच्चे? सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ पर्सनल नीड्स, फिर करेंगे रिक्रूटमेंट, फिर उसके बाद सुनाई नहीं आया मेरे को, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, फिर 3 CC के पॉइंट है। सी मतलब क्या? कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, करियर डेवलपमेंट, फिर प्रमोशन एंड लास्ट में कंपेंसेशन। सही बात है एकदम, यस सर। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कैसे करेंगे? एज पर द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बोलो ना? एंड इशू ऑडिट रिपोर्ट विच इज अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टेंसेस। सही बात है एकदम, यस सर। उसके बाद अपन आगे बढ़ते, तो ये आपके पूरा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के लिए आपने कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने चाहिए। सो दोस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स शुड एम फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के लिए बनाएंगे मैनुअल्स। मैनुअल्स के अंदर क्या कंटेंट डालेंगे? नंबर 1, अरे मैनुअल के अंदर कुछ कंटेंट डालेंगे ना, सबसे पहले क्या? ब्रीफिंग, बराबर। नंबर 2 compliance with the firm's policies and procedures. Number 3 supervision, coaching and direction, training. फिर उसके बाद review and then documentation and all the processes should be current. and फिर इस सारी बातों के ऊपर आपने क्या करना है? monitoring. सही बात है एकदम, yes sir। तो इसी के साथ एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपना क्या हो जाता है दोस्तों, यहां पे खत्म होता है। फिर उसके बाद अपन आते हैं आपका चहीता, स्टैंडर्ड, फेवरेट, कौन सा? ऐसे 210, ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट किसके बारे में बात करता है? तो सबसे पहले आपको प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट को आपको ध्यान में रखना है। सो व्हाट आर द प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट? बोलो ना? द यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ व्हाट? द एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड the premise on which and agreeing with the management and those charged with governance, the premise on which the audit is conducted। तो इसके लिए ऑडिटर ने क्या करना चाहिए? इसको एस्टैब्लिश करना चाहिए ना कि वेदर प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट फुलफिल हुए कि नहीं हुए। तो वो कैसे चेक करेगा? नंबर 1 चेक वेदर determine whether financial reporting framework is acceptable, and number 2 whether obtain acknowledgement from the management that it acknowledges the responsibility for preparation of financial statements, implementation of internal control and providing auditor with all the information, additional information and unrestricted access to persons। बराबर। अब ये एंगेजमेंट लेटर बनेगा, ये कौन बनाएगा एंगेजमेंट लेटर? एंगेजमेंट लेटर कौन बनाएगा? ऑडिटर। ये किसे देगा? ये क्लाइंट को, बराबर के नहीं? बट अपॉइंटमेंट लेटर कौन देगा? क्लाइंट टू द ऑडिटर। सही बात एकदम। अब उसके कंटेंट्स क्या क्या होंगे एंगेजमेंट लेटर के? नंबर 1 ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, नंबर 2
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, नंबर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, फिर एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एंड नंबर 5 द एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हर घड़ी हर समय क्या हर नए एंगेजमेंट में नया एंगेजमेंट लेटर देना जरूरी है क्या? नहीं सर, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसके अंदर हमको नया एंगेजमेंट लेटर देना पड़ेगा। सो नंबर 1 क्या कहता है? मिसअंडरस्टैंडिंग इन द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। Number 2, revised or special terms of engagement. Number 3, change in senior management, change in ownership, change in nature or size of the entity's business, change in legal or regulatory requirements, change in financial reporting framework, and change in any other matters. आई बात समझ में? यस सर। ऑडिट एक्सेप्ट करने के पहले अगर आपके ऊपर लिमिटेशन लगा दिया जाए जिसके वजह से डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़े तो ऑडिट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। देन देयर इज अ चेंज इन, रुक जा 1 सेकेंड, हो गया, खत्म हो गया, 2 मिनट बैठ जा मत। सो उसके बाद चेंज इन एंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन एंगेजमेंट विच प्रोवाइड्स अ लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। एक्सेप्ट करना या नहीं करना? एक्सेप्ट करना या नहीं करना, उसके लिए आपको मैनेजमेंट से लेने होंगे रीजंस। फिर वो 2 बातें होगी, एक तो वो जस्टिफाइबल होगा या तो नहीं होगा। जस्टिफाइबल होगा तो एक्सेप्ट करो, नहीं अगर होगा तो कम्युनिकेट विद द मैनेजमेंट। बट अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो आपने एंगेजमेंट को छोड़ देना है। बट जब आप एक्सेप्ट करते हो तो आप क्या करोगे? नया टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बनाओगे, नया एंगेजमेंट लेटर बनाओगे और उसमें प्रीवियस ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में जिक्र नहीं करोगे। इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 1 खत्म। अब वो अदर डिसिप्लिन के साथ जो है वो क्या करना है आपने, उसको रीड करना था, वो करे होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। यस सर। सो हियर वी कंप्लीट विद व्हाट? चैप्टर नंबर 1। सो चलिए आते हैं अब अपना फेवरेट सेकंड चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग, इजी, बहुत बढ़िया सा चैप्टर है। कौन सा है? ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो बच्चों ये ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और प्रोग्रामिंग क्यों करना है बच्चों? बताओ, एक बार ही बता दो उसको, एक ही बार बोलो बस। So that we can conduct the audit in effective, efficient and timely manner. सही बात है एकदम। यस सर। तो इसके लिए प्लानिंग करना जरूरी है क्या? यस सर। तो प्लानिंग अगर करेंगे तो क्या ऑडिट प्लानिंग के कुछ एडवांटेजेस है क्या? पहले तो बताओ, ये ऐसे नंबर कौन सा है यहाँ पे? 300। सो ऑडिट प्लानिंग के कुछ एडवांटेजेस है, सुनने में आया है, बराबर। सो क्या एडवांटेजेस है जरा बोलेंगे आप? देखो, जरूरत पड़े तो आंसर स्क्रीन पे देखना, नहीं तो बिंदास बोलने का, ठीक है ना? सो फर्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्लानिंग? बताओ। Attention to important areas, timely resolution of potential problems, proper organization and management of audit engagement, proper selection of engagement team, easy coordination and direction and supervision of engagement team। खत्म। यस सर। अब उसके बाद मुझे एक बात बताओ, जब अपन प्लानिंग की बात करते हैं, सो प्लानिंग क्या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है? अरे नहीं, कैसा बोलता बाबू? क्या प्लानिंग जरूरी नहीं है कि हर बार वैसा ही क्वेश्चन पूछूं मैं? क्या प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस? क्या इट इज अ इटरेटिव प्रोसेस? इज इट अ डिस्क्रीट फेज? इज इट अ डिस्क्रीट फेज? सो इट इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज। एक ऑडिट आपका खत्म हुआ नहीं, इमीडिएटली हम लोग नेक्स्ट ऑडिट का प्लानिंग हम लोग शुरू कर देते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। यस सर। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज कि बच्चा मुझे एक बात बताओ कि अपन जो ये प्लान बनाते हैं, it should be based upon what? Number 1, acquiring the knowledge of the client's accounting system, policies and internal controls. Then determine the degree of reliance on accounting system and internal control. Then decide nature, timing, extent and last में coordination of audit procedures. Simple सी बात है एकदम। yes sir। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, next we talk about is audit strategy. सो अब ऑडिट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी? 4 पॉइंट से एकदम सोच समझ के बोलना। बोलो कौन से? फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट रिसोर्सेस, रिसोर्सेस, और एक बार फुल पावर के साथ रिसोर्सेस, 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 रिसोर्सेस। नंबर 1 हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेस, allocation of quantitative resources, timing of deployment of resources and management of resources। easy एकदम point। yes sir। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। now we talk about इसकी how do we establish the overall audit strategy। so हम लोग overall audit strategy कैसे बनाते हैं? so सबसे पहले हम लोग अपना जो engagement है, characteristics of engagement, it defines what? the scope।
और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे अपना नेचर एंड टाइमिंग बराबर ऑफ कम्युनिकेशन बराबर। अब इसके बीच में देखो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या है, एंगेजमेंट जो डिफाइन करता है स्कोप, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन क्या करते हैं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या डिफाइन करते हैं, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन। बट इसके बीच में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टीम्स एफर्ट बराबर। तो कौन से टीम की एफर्ट होगी, एंगेजमेंट टीम्स, उसको हमको क्या देना पड़ेगा, डायरेक्शन। बट ये जब टीम काम करेगी तो इसके अंदर दो बातें होगी, प्रिलिमिनरी वर्क बराबर एंड लास्ट में नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ व्हाट द रिसोर्सेस। क्लियर है एकदम। ये क्वेश्चन कौन सा था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। आसान है एकदम, यस सर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नाउ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान के बारे में कुछ बात करते हैं। इनमें कुछ रिश्ता है क्या, यस सर। पहले स्ट्रेटेजी बनेगा या पहले प्लान बनेगा, पहले स्ट्रेटेजी बनेगा। स्ट्रेटेजी चेंज होगी तो क्या चेंज होगा, प्लान। बट अगर आपको प्लान चेंज करना है तो पहले क्या चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी। सो इट इज क्या बोलते हैं उसको, क्या ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है क्या, नहीं, इट इज नॉट अ सीक्वेंशियल प्रोसेस बट इट इज अ, सुनाई नहीं आ रहा मुझे, very good. So it is an interrelated process. Now we talk about is your another favorite question. 16-17 पॉइंट है इसके अंदर, how to develop an overall audit plan. कुछ याद आता है आपको ऐसा, yes sir. So इतने सारे पॉइंट्स है, how to develop overall audit plan बता सकते हैं आप मुझे, yes sir. So how to develop overall audit plan. First point क्या है, terms of engagement, statutory responsibilities and statutory requirements, nature, timing, extent, nature, timing of audit report, nature, extent of audit evidence. फिर उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द क्लाइंट, उसमें दो बातें होगी, इफेक्ट ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑडिट एरियाज बराबर, सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज बेस्ड ऑन मटेरियलिटी। बट अगर मटेरियल है तो स्पेशल अटेंशन प्लस इन्वॉल्वमेंट ऑफ 600, 610, 620। यहां पे बेटा अपन इन्वॉल्वमेंट ऑफ 600, 610, 620। फिर क्या करेंगे, रोटेशन ऑफ एम्फेसिस। फिर किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टाफिंग रिक्वायरमेंट एंड देयर विल बी एलोकेशन ऑफ वर्क। एक गहरी सांस लो, जल्दी जल्दी छोड़ो, वापस एक बार बोलेंगे, रेडी। क्वेश्चन क्या है, हाउ टू डेवलप द ओवरऑल ऑडिट प्लान। सो डेवलप ओवरऑल ऑडिट प्लान क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लीगल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, नेचर, टाइमिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, नेचर, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द क्लाइंट, effect of new accounting policies, degree of reliance on accounting system and internal control. फिर उसके बाद identification of significant audit areas based on मटेरियल है तो स्पेशल अटेंशन है क्या, ऐसा स्पेशल अटेंशन नहीं, अच्छा। सो मटेरियल है तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ 600, 610, 620। फिर देयर विल बी रोटेशन ऑफ एम्फेसिस एंड देन स्टाफिंग रिक्वायरमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। डन है क्या सर, यस सर। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान, आपके ऑडिट प्लान में कौन सी तीन बातें आएगी, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रैप, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फैप एंड अदर प्लान प्रोसीजर्स। सही बात है एकदम, यस सर। उसके बाद नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, कौन सा नॉलेज लेने का बताओ, बोलो ना, रेलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये ओवरऑल नॉलेज लिया। अब उसके अंदर नेचर ऑफ एंटिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑपरेशंस, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, types of investments and how it is structured and how it is financed। इजी एकदम, यस सर। उसके बाद बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट 3 पॉइंट्स। एंटिटी के 3 पॉइंट्स कौन से एंटिटीज, सुनाई नहीं आ रहा मुझे, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज। एकदम सही बात है, यस सर। ये होने के बाद अब बात करते हैं ऑडिट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये पॉइंट अगर अपन देखेंगे कि प्लानिंग में अपने को क्या क्या कंसीडर करना है, सो यू गाइस कैन सी कि अपने को प्लानिंग में क्या क्या कंसीडर, ये अपन ने पढ़ा नहीं था ना तभी,
बट अब अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्लानिंग में क्या क्या बातें आती है। क्या हम लोग जब प्लानिंग करते हैं तो क्या हमने एनालिटिकल प्रोसीजर्स ध्यान में रखना है? क्या हम लोग को जनरल अंडरस्टैंडिंग लेना है? क्या मटेरियलिटी ध्यान में रखना है? अगर प्लानिंग करें तो एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी तो ध्यान में रखना है। एंड फिर ऑल्सो वी हैव टू परफॉर्म व्हाट? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। अब क्या ये इजी लग रहा है क्या आपको? सो प्लानिंग जब हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लानिंग में हम लोग ने क्या चीज को ध्यान में रखना है बताओ? क्या चीज का ध्यान में रखेंगे हम लोग? एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जनरल अंडरस्टैंडिंग, फिर मटेरियलिटी, एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। इजी एकदम? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑडिटर की। क्या वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकता है? बट ही शुड मेक श्योर दैट इट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट। खत्म हो गई बात? यस सर। चलिए आगे बढ़ते। क्या हम लोग प्लानिंग डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं? यस सर। प्लान चेंज होगा तो स्ट्रैटेजी चेंज होगी, स्ट्रैटेजी चेंज होगा तो ओके। डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है? कार्स। सी मतलब क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। ए मतलब, आर मतलब, एंड लास्ट में ई मतलब कार, सॉरी केयर नहीं, सॉरी एस मतलब साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। सो सी मतलब क्या कहते हैं? कॉम्पिटेंस ऑफ, तुमने बहुत गलत बोला है। सी मतलब क्या बोला? कॉम्पिटेंस ऑफ कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम। तुमने गलत बोला उसका। तो सी मतलब क्या कहते हैं? कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट टीम। ए मतलब एरिया, आर मतलब रिस्क एंड एस मतलब साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर है एकदम? यस सर। उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान, क्या क्या प्लानिंग का डॉक्यूमेंटेशन करना है अपने को? मतलब आपका स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड चेंजेस। क्लियर है एकदम? यस सर। अब उसके बाद आपका फेवरेट ऑडिट प्रोग्राम। अरे बोलो बच्चों, चैप्टर खत्म होने आया बाबा, बराबर। तो ऑडिट प्रोग्राम के बारे में बात करते तो व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम? इट इज अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स एडॉप्टेड बाय द ऑडिटर टू obtain sufficient and appropriate audit evidence, बराबर, on which the auditor forms his opinion। सही बात है। Is universal audit program possible? No sir, universal audit program is a myth, बराबर। तो यहां पे one audit program for all is not possible because organizations vary in nature, size and business, बराबर। तो इस वजह से one program for all is not possible। तो जब हम लोग ऑडिट प्रोग्राम को बनाते हैं तो हमने सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम बनाना है? स्टैंडर्ड प्रोग्राम। उस स्टैंडर्ड प्रोग्राम में क्या आना चाहिए? मिनिमम एसेंशियल वर्क, कि कम से कम आपने कितना काम करना चाहिए वो इसके अंदर आपने डालना है। बट जैसे जैसे आप वो काम करते हो तो आपको क्या मिलता है? एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या हम लोग उसको अल्टर कर सकते हैं क्या? यस सर। क्या इस ऑडिट प्रोग्राम का पीरियोडिक रिव्यू भी करना जरूरी है क्या? यस सर। तो पीरियोडिक रिव्यू आपने करना चाहिए और एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को हमेशा अलर्ट रहने के लिए बोलना है कि अगर कुछ नई बातें सामने आती है तो दे शुड इन्फॉर्म अस। अदरवाइज अगर एक आउटडेटेड ऑब्सोलीट ऑडिट प्रोग्राम के बेसिस पे अगर आप ऑडिट करोगे सो योर ऑडिट विल बी व्हाट? वेस्ट। इट विल बी अ फार्स। अरे बोलो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना? ओके। तो पीरियोडिक ऑडिट रिव्यू करना चाहिए। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम, आपका एकदम सिंपल बेस्ट क्वेश्चन। वी हैव टू स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन, देन कंसीडर द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल द एरर्स एंड देन डिसाइड द बेस्ट ऑडिट एविडेंस जो आपको चाहिए। फिर उसके लिए आप क्या करोगे? ऑडिट प्रोसीजर्स आप अप्लाई करोगे। अरे बोलो हाँ या ना? एंड लास्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन। अरे कुछ याद आता है क्या? वापस एक बार वो सीक्वेंस चेंज किया था ना। तो सबसे पहले वी हैव टू कंसीडर द पॉसिबिलिटीज ऑफ, सॉरी, स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन। इसमें आपको ध्यान में रखना है पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल द एरर्स एंड फ्रॉड्स। फिर उसके लिए उन एरर्स एंड फ्रॉड्स के लिए आपको कौन सा रीजनेबली बेस्ट एविडेंस मिलेगा, उसके लिए आप लगाओगे आपके ऑडिट प्रोसीजर्स। एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है? उन ऑडिट प्रोसीजर्स को आपने करना है कोऑर्डिनेशन। चलिए फिर उसके बाद डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम। ये तो बहुत आसान पॉइंट है, टेंशन नहीं है उसमें। अब बात करते हैं आपका फेवरेट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो 6 नंबर के लिए आएगा, 5 नंबर 6 नंबर के लिए, वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। याद है इसको कैसे पढ़ा था हमने? वो अपन ने ऑडिट प्रोग्राम का फॉर्मेट टेबल बनाया था। तो उसमें क्या था? एरिया, इंस्ट्रक्शन, असिस्टेंस, साइन, रिमार्क्स। बोलो और एक बार, एरिया, इंस्ट्रक्शन, असिस्टेंस, साइन, रिमार्क्स। एरिया की अगर बात करें तो क्या बोलते हैं? एरिया मतलब क्या बोलते हैं? इट गिव्स अस द टोटल पर्सपेक्टिव। इंस्ट्रक्शन मतलब क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन।
असिस्टेंट मतलब सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स बिकम इजियर, साइन मतलब क्या बोलेंगे, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिमार्क्स मतलब प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, ये रिटर्न प्लान है क्या मेंटल प्लान है, रिटर्न, सो क्या बोलेंगे, नो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी इग्नोर्ड, एंड लास्ट 2 पॉइंट्स क्या है, सर्व्स एज अ गाइड, सर्व्स एज एन एविडेंस। अब देखो क्लास की बातें ऐसे लगेगा अभी कल पढ़ गया है, डिसएडवांटेजेस, इट्स वेरी मैकेनिकल, कुछ याद रहेगा, अभी पढ़ा रहे, सो डिसएडवांटेजेस क्या है, इट्स वेरी मैकेनिकल, नंबर 2 रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, नंबर 3 inefficient articles will take shelter, and a hard and fast audit program will kill the initiative of efficient and enterprising assistants। सही जा रहे हैं अपन एकदम, यस सर। अरे फिर आपका अरे फेवरेट रे, ये तो क्या क्या भारी है ना, ये एस 320 किसके बारे में बात करता है, मटेरियलिटी, सो बात कर सकते हैं मटेरियलिटी, सो व्हाट इज मटेरियलिटी, दी बोलो, देयर आर वन और मोर class of transaction, account balance or disclosure for which the amounts less than materiality could reasonably be expected to influence the economic decisions of the users taken on the basis of financial statement as a whole। And what is performance materiality, the amount or amounts set at less than materiality, बराबर के नहीं, for what, to reduce the aggregate of the uncorrected and undetected misstatements exceed the materiality level। अरे बोलो याद आ रहा है क्या आपको, यस सर। उसके बाद अपन ये बात करते हैं कि इसके अंदर 3 चीजें, एक तो सबसे पहले बेंचमार्क, इस बेंचमार्क के अंदर आपको चाहिए फाइनेंशियल डेटा, और पहले तो फिर उसके बाद लगाएंगे उसके अंदर परसेंटेज, अरे याद आ रहा है, सो ये जो अपन बेंचमार्क लगाते हैं ये 2 चीजें हो सकती है, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल या एक असर्शन लेवल पे, अरे बोलो हाँ या ना, यस सर। सो बताओ मुझे वो क्या बोलते हैं, वो एरिया कैसे सिलेक्ट करेंगे अपन, एक तो एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर उसके बाद अटेंशन ऑफ द यूजर्स, फिर उसके बाद नेचर ऑफ द एंटिटी, सही बात है, एंड लास्ट में द बिजनेस लाइफ साइकिल। अच्छा नेचर ऑफ द एंटिटी, हाँ तो वही है ना, उसमें ही है ना वो, हाँ, एंड लास्ट में क्या है, ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, बराबर। अब उसके अंदर फाइनेंशियल डेटा डालना है, तो फाइनेंशियल डेटा करंट ईयर, प्रायर पीरियड और बजटेड, बराबर क्या नहीं, तो ये चीजें आपके फाइनेंशियल डेटा में आएंगे और फिर इसको अपन ने एडजस्ट करना है। फिर परसेंटेज इट इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, खत्म हो गया ये। फिर उसके बाद तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि हम लोग को मटेरियलिटी रिवाइज करना नहीं करना, और ये मटेरियलिटी को आपने डॉक्यूमेंट कर देना है। चैप्टर नंबर 2 ओवर, कॉन्फिडेंस है क्या आपको, यस सर। अब आपका फेवरेट चैप्टर, ये और एक मतलब ये और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करना है क्या अपने को, रॉक करेंगे ना एकदम, यस सर। सो क्या है चैप्टर का नाम, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। सो बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, ऑडिट एविडेंस के बारे में, ना 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 अभी जैसा पढ़े थे ना चैप्टर वैसे ही लेते ना इसको, है ना, सिंपल सी बात है एकदम, अरे बोलो बॉस, है ना, यस। तो चलिए बात करते हैं अबाउट व्हाट, ऑडिट एविडेंस के बारे में। सो ऑडिट इज अ, क्या बात है यार, एक नंबर, ऑडिट इज अ लॉजिकल प्रोसेस टू असेस द एक्चुअलिटीज ऑफ द सिचुएशन एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, सही बात है एकदम, यस सर। सो अब जब ऑडिट एविडेंस की अपन बात करते हैं दोस्तों, सो ये ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एंड व्हाट इज ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस क्या है, all the information on which the auditor's opinion is based, सही बात है। और अगर ऑडिटर रेकलेसली या नेग्लिजेंट वे में एग्जामिनेशन करेगा तो he will be liable for legal consequences plus loss of professional standing and prestige। अब अपने को ऑडिट एविडेंस कैसा चाहिए दोस्तों, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट तो ठीक है, रेलेवेंस, बट जब सफिशिएंसी की बात करते हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, 3 बातों के ऊपर। नंबर 1 बोलो, नंबर 1 मटेरियलिटी, हायर द मटेरियलिटी हायर द एविडेंस, लोअर द मटेरियलिटी। नंबर 2 रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हायर द रिस्क हायर द एविडेंस, लोअर द रिस्क
लोअर द एविडेंस, एंड लास्ट में साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। साइज ज्यादा, एविडेंस ज्यादा, साइज कम, एविडेंस कम, पॉपुलेशन होमोजीनियस, एविडेंस कम, हेट्रोजीनियस, एविडेंस ज्यादा। सही बात है एकदम? यस सर। क्या इसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अभी? यस सर। ये होने के बाद मुझे एक बात बताओ, व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस? बोलो फटाफट। द ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, नंबर 1, ये भूलने का नहीं, ऐसे 315 है ये। बोलो तो व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, बराबर। और इसके बेसिस पे ऐसे 330 दैट इज रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क, मतलब क्या है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ध्यान में रखना, ऐसे 315 क्या है? ऐसे 315 क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ना, तो वो ऐसे 330 में आपको दिया है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। क्लियर एकदम? यस सर। सो ऐसे 315 में हम लोग क्या करेंगे? वी विल आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट, इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल, बराबर। बट ये जो रिस्क हम आइडेंटिफाई करते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। फिर इसके बेसिस पे हम लोग परफॉर्म करेंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। उसमें पहला प्रोसीजर कौन सा करेंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। इस टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में हम लोग क्या चेक करते हैं? द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। मतलब दो बातें, एक तो कंट्रोल्स का डिजाइन एंड वेदर कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो उसके लिए हम लोग 3 बातें चेक करेंगे। कौन सी? नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। और एक बार, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। अब नेचर में क्या चेक करते हैं? हाउ दे वर अप्लाइड, बाय whom they were applied, and consistency with which they were applied. टाइमिंग में क्या चेक करते हैं? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और थ्रू आउट द पीरियड। एंड लास्ट में एक्सटेंड में 1 2 3 गो। फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, लेंथ ऑफ टाइम, रेट ऑफ डेविएशन, रेलेवेंस एंड एक नंबर। सो ये बात हो गई अपनी कैसे कंट्रोल्स को चेक करने के लिए। बट अब बात करते हैं इसके अंदर टाइमिंग की। टाइमिंग जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर क्या होता है? कैन वी यूज द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस ईयर टू कम्युनिकेट, टू डिसाइड द ऑडिट प्रोसीजर्स ऑफ द करंट ईयर? अरे याद है कि पिछले साल का ऑडिट एविडेंस अबाउट व्हाट? इंटरनल कंट्रोल्स। क्या उसको हम लोग यूज कर सकते हैं कि करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर्स को डिसाइड करने के लिए? हाँ भी ना भी? अरे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कुछ मैटर्स के ऊपर। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर? 2 बातें है ना। अरे इफेक्टिवनेस एंड रिस्क, ऐसे 2 मेन पॉइंट है ना। ऐसे टोटल 6 पॉइंट है, 3 इधर 3 उधर, बराबर। सो इफेक्टिवनेस ऑफ controls and its application, effectiveness of other elements of controls and effectiveness of IT controls. And risk की जब बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? risk of characteristics of control, whether it is manual or automated, risk of lack of change due to changing circumstances, and last point अपना favorite, risk of material misstatement. सही बात है एकदम? yes sir. अब उसके बाद ये पूरा कंट्रोल्स को चेक करने के बाद अब हम बात करते हैं अबाउट व्हाट? परफॉर्मिंग, बोलो ना, परफॉर्मिंग सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स या टेस्ट ऑफ डिटेल्स? क्या बोलेंगे? क्या करेंगे? सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में आता है क्या? टेस्ट ऑफ डिटेल्स। मतलब ट्रांजैक्शन को शुरुआत से लेके एंड तक चेक करना, मतलब अलग अलग असर्शंस को चेक करना। क्या करना? अलग अलग असर्शंस को चेक करना। तो बेटे जब असर्शंस को चेक करते हैं तो असर्शंस मतलब क्या होता है पहले वो बताओ? इट इज द रिप्रेजेंटेशंस बाय द मैनेजमेंट एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्सप्लिसिट और अदरवाइज, विच इज यूज्ड बाय द ऑडिटर, विच इज यूज्ड बाय द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स, बराबर। तो कौन से असर्शंस है? कम ऑन एवरीबॉडी, लाउड एंड क्लियर। सुनाई नहीं आ रहा मेरे को? क्रॉप, मेजरमेंट, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन। और एक बार एनर्जी चाहिए। क्रॉप, मेजरमेंट, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन। सी मतलब क्या बोलेंगे? कंप्लीटनेस। आर मतलब राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ओ ऑकरेंस। पी प्रेजेंटेशन। लास्ट पॉइंट्स कौन से? मेजरमेंट, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन। ऑल गुड? यस सर। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर जो ऐसे 520 है, बराबर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस, वो अपने को देखना है कि वो बैलेंसेस मैच करते हैं या नहीं करते। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए और कौन से प्रोसीजर्स है अपने पास। तो ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या क्या आता है? ओ
अरे बोलो ना, OICAI, पूरा पूरा बोलो अच्छे से, OICAI. सो क्या क्या है ओ मतलब, कम ऑन रे, एनर्जी. O ऑब्जर्वेशन, I inspection, C computation, A analytical procedures, I inquiry and confirmation. C मतलब क्या बोलते हैं अपन, computation. उसमें दो बच्चे हैं, कौन से recalculation and reperformance. सही बात है एकदम, यस सर. उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर आपका फेवरेट क्वेश्चन रहे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस. बोलो ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस डिपेंडिंग अपॉन सोर्स एंड डिपेंडिंग अपॉन नेचर. बोलो और एक बार, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, डिपेंडिंग अपॉन नेचर. डिपेंडिंग अपॉन सोर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल, डिपेंडिंग अपॉन नेचर विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री. बोलो और एक बार, विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री. फिर बात करते हैं रिलायबिलिटी क्राइटेरिया. सो रिलायबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, सबसे पहले कौन सा रिलायबल, एक्सटर्नल. बट अगर ऑडिटर ने खुद से ऑब्टेन, अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हो तो इंटरनल. ऑडिटर ने खुद से ऑब्टेन किया या किसी और ने प्रोवाइड किया, खुद से. ओरिजिनल या फोटोकॉपी, ओरिजिनल. ओरल या डॉक्यूमेंट्री, एकदम सही बात है. तो ये सारे हो गए अपने कौन से बच्चों, द रिलायबिलिटी क्राइटेरिया. क्या इसके बाद हम लोग और आगे जा सकते हैं क्या दोस्तों, यस सर. उसके बाद व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑडिट एविडेंस. कुछ याद आता है कैसे हमने पढ़ा था, ए बेटे बोलो ना, नहीं बोलना आपको. अरे बोलो, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस. एक चार्ट बनाया था उसका भी. सो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑडिट एविडेंस. बोलो कुछ याद है क्या, इसके बारे में बात करी थी. फर्स्ट एविडेंस क्या, ऑब्जर्वेशन क्या, नथिंग इज मिस्टीरियस. कम ऑन बेबी, कम ऑन. क्या कैसा होना चाहिए वो एविडेंस, नथिंग इज मिस्टीरियस, इट शुड बी क्लियर. बराबर, उसमें जो भी लिखा हुआ है वो आपको समझ में आना चाहिए. नथिंग इज मिस्टीरियस. सेकंड पॉइंट, वो एविडेंस साथ ही साथ कैसा होना चाहिए, रिलायबल. बराबर. फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, वो कैसा है ऑब्टेन करने के लिए, इजी या डिफिकल्ट. बराबर. फिर फोर्थ पॉइंट अपन बात करते हैं कि वेदर द एविडेंस कंफर्म्स विद द अदर सोर्सेस. कुछ याद आ रहा है आपको. फिर फिफ्थ पॉइंट अपन बात करते हैं, वेदर द एविडेंस इज परसुएसिव और कंक्लूसिव. परसुएसिव मतलब बोला था टू परसुएड, कंक्लूसिव मतलब बोला था डायरेक्टली कंक्लूड. ऑडिटर को एविडेंस कैसा चाहिए, कंक्लूसिव, बट मिलता कैसा है, परसुएसिव. दैट इज द रीजन व्हाई ऑडिटर ऑलवेज एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन रादर देन गिविंग एनी काइंड ऑफ गारंटी और सर्टिफिकेट. याद आ रहा है, हाँ सर, थोड़ा धुंधला, कोई बात, याद है ना, यस. उसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, देन ऑडिटर ने क्या करना चाहिए. और आगे बोलो, डिफरेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज शुड बी कंसिस्टेंट. और फिर भी अगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं है तो यू शुड ऑब्टेन व्हाट, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. हो गई. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर अब आपका फेवरेट पार्ट शुरू हो जाता है. यहां से एसेस शुरू हो जाते हैं भाई. चैप्टर के एंड तक एसेस ही एसेस है. अभी है 500 का पूरा सीरीज है. अरे बोलो बच्चों, यस सर. तो ऐसे 580 किसके बारे में बात करता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस. फटाफट अभी देखो इसके अंदर का जो क्रक्स है, अभी एक एक वर्ड पूरा लाइन पूरा अपन नहीं पढ़ेंगे. इसमें जो ऐसे का क्रक्स है वो अपने को मालूम होना चाहिए. अरे बोलो भाई. तो उसके बारे में बातचीत करेंगे. मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब देते जाना, ऐसे खत्म हो जाएगा. शुरू करें, बोलो. ओके. सो ऐसे 580 की बात करते हैं. तो ऐसे 580 किसके बारे में बात करता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. सो मुझे एक बात बताओ, कैन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस. अरे यार, इतना आगे आने के बाद ऐसा मत बोलो. अरे कैन इट बी यूज्ड एज एन ऑडिट एविडेंस. कैन इट बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस, यस. बट कैन इट बी एक्सक्लूसिवली यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस. तुम्हें क्या पूछ रहा है, तुम क्या बोल रहे, कम ऑन. यही तो सिली मिस्टेक होती है एग्जाम में. कल पेपर है तुम्हारा और तुम आज ऐसे बेकी बातें करें, कैसा चलेगा रे. बोलो, कैन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बी यूज्ड एज एन ऑडिट एविडेंस. अरे इधर लिखा है रे, किधर गया ये, क्या है ये मेरा पेन किधर है, ये रहा. हाँ, तो इधर क्या लिखा हुआ है, सिमिलर टू द रिस्पॉन्स इज लाइक व्हाट. इधर देख, सिमिलर किधर गया रे. बहुत आगे, बहुत ये गया हुआ. हाँ, ये इधर क्या लिखा हुआ है. ऐसे रिवीजन में ये ऐसे बातें बोलूं क्या मैं, सिमिलर टू द रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर ऑडिट एविडेंस. बोला है कि नहीं, ऐसे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ऐसे क्या कर रहे हैं. चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसे कभी कभी. सो क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस ऑडिट एविडेंस है, यस सर.
लाइव स्ट्रीम वाले आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। ओके, सो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, क्या ये लोग क्या ये ऑडिट एविडेंस है क्या? यस सर, बट क्या इसको एक्सक्लूसिवली एज एन ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हैं क्या? इज इट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? नो, बट कैन इट बी यूज टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस? यस सर। आई बात समझ में? सो मैनेजमेंट ऑडिटर एक्सक्लूसिवली कैनॉट रिलाई ऑन व्हाट? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, बट कैन बी यूज टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस। क्लियर है एकदम? यस सर। तो हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस बच्चा किस किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे? क्या बोलते हैं? To obtain written representations that management has fulfilled its responsibility. Point number 1, हम लोग written representation किसके लिए यूज करेंगे? To obtain written representations so that management has fulfilled its responsibility. Number 2, to support other audit evidences and respond appropriately when requested representations are not provided by management. अब मुझे एक बात बताओ, ये written representation किन से लेना है? मैनेजमेंट से। बट मैनेजमेंट में किससे? Those who are responsible for preparation of financial statements. बट क्या कभी कभी किसी और से भी हम लोग ले सकते हैं क्या? यस सर। तो वो और कौन कौन है? बोलो ना। एक्चुअली, फिर इंटरनल काउंसिल, स्टाफ इंजीनियर्स, बराबर के नहीं? तो इन लोगों से भी हम लोग ले सकते हैं। जिसको मैनेजमेंट ने काम डेलीगेट किया है अकाउंटिंग का, उससे भी हम लोग ले सकते हैं। इसी के साथ अपना ऐसे कौन सा खत्म हो जाता है? 580। कॉन्फिडेंस है क्या आपको? यस सर। फिर से एक बार, क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस एज एन ऑडिट एविडेंस यूज कर सकते हैं? बट क्या एक्सक्लूसिवली यूज कर सकते हैं? क्या वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है? नो। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस हम लोग क्यों यूज करते हैं? टू एक्नॉलेज वेदर मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस एंड टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। एंड लास्ट पॉइंट कि हम लोग किन से ले सकते हैं उसके बारे में बात हो गई। सही है एकदम? यस सर। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट वी गो टू इज व्हाट? ऐसे नंबर किसके बारे में बात करते हैं? ऐसे नंबर 501। वो किसके बारे में बात करता है? ऑडिट एविडेंस। किसके बारे में? स्पेसिफिक कंसीडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। उसके अंदर 3 आइटम है। कौन से? इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन। सो सबसे पहले लिटिगेशन एंड क्लेम की बात करते हैं। भाई बहुत सिंपल है, बोलो क्या क्या है इसके अंदर? नहीं बोलना। हेल्प करूं मैं आपकी? ऐसे तो जरूरत नहीं है, बट आना चाहिए आपको। हाँ जी, तो लिटिगेशन एंड क्लेम्स की जब बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? पूरा चार्ट बना हुआ है इसके रेगुलर क्लास में। हाँ, सो बोलो। सो सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई करना है वेदर लिटिगेशन एंड क्लेम्स एग्जिस्ट, विच कंटेन्स वेदर लिटिगेशन एंड क्लेम्स एग्जिस्ट। पहले वो चेक करना है। पहले क्या देखना है कि लिटिगेशन एंड क्लेम है या नहीं है। नहीं है तो ये ऐसे एप्लीकेबल ही नहीं होगा ना, समझे? तो कैसे चेक करेंगे? नंबर 1, अरे लिटिगेशन क्लेम है या नहीं है कैसे चेक करेंगे? इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट, बराबर। सेकेंड पॉइंट, मिनट बुक्स, बराबर, एंड द डिस्कशन विद द दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। फिर उसके बाद रिव्यू मिनट बुक्स, फिर उसके बाद रिव्यू द लीगल एक्सपेंस अकाउंट। तो ये जब चीजें चेक करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? हमें पता चलेगा कि वेदर लिटिगेशन एंड क्लेम है या इसमें 2 बातें होगी। एक तो लिटिगेशन क्लेम अगर है तो क्या उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, और अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो ऑडिटर वुड लाइक टू मीट द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। बट ये एक्सटर्नल लीगल काउंसिल अगर मना कर देता है, बराबर, बिकॉज अगर उसकी प्रोफेशनल बॉडी उसको मना करती है, so auditor is supposed to perform what? Alternative audit procedures. बट अगर उसको मिलना है तो कौन से सिनारियोज में, सिचुएशंस में वो मिल सकता है? बोलो। when there is a disagreement with the management and external legal counsel, मैटर अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बराबर, और लास्ट पॉइंट क्या है? there is a significant risk. सो इस केस में क्या हो जाएगा? he will decide to meet the external legal counsel. बट उसके लिए कंडीशन है, वो क्या है? कि पहले मैनेजमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा और वो मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के प्रेजेंस में होना चाहिए। सही बात है। इसी के साथ ऐसे 501 का लिटिगेशन एंड क्लेम खत्म हो जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसे नंबर 501 का सेकंड पॉइंट जो है इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री की जब बात करते हैं तो बच्चों मुझे बताओ, क्या ऑडिटर ने कौन सी इन्वेंट्री को यहां पे देखना है? अगर वो इन्वेंट्री मटेरियल है, ये ध्यान में रखना है, ऐसी वैसी कोई भी इन्वेंट्री की बात नहीं हो रही है यहां पे। अगर वो इन्वेंट्री मटेरियल है तो वो देखेगा वो। कम ऑन गाइस,
है ना? तो अच्छा, अगर अभी बुक में मत घूमते बैठो, अभी अभी स्क्रीन पे बता रहा हूं ना चार्ट, तो उस पे फोकस करो और मेरे सामने देख के जवाब दो कॉन्फिडेंस के साथ। कम ऑन। सो ऐसे 501 किसकी बात करता है? अभी सेकेंड पॉइंट इन्वेंट्री। सो वो इन्वेंट्री कैसा होना चाहिए? मटेरियल। तो मटेरियल इन्वेंट्री का हम लोग दो बातें देखेंगे, कौन सी? उसका एग्जिस्टेंस और उसका कंडीशन। सही बात है ना? उसके कौन सी दो बातें देखेंगे? उसका एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। तो वो चेक करने के लिए क्या होना चाहिए? साक्षात ऑडिटर ने वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है, मतलब उसका क्या होना? अटेंडेंस। बराबर। तो अटेंडेंस में वो क्या क्या चीजें देखेगा? इवैल्यूएट द मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर रिकॉर्डिंग द रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। बोलो ना, क्या चेक करेगा? इवैल्यूएट द मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स फॉर recording the and controlling the results of physical inventory count। बराबर। ये होने के बाद, मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस होने के बाद, सेकेंड पॉइंट क्या करना है उसको? ऑब्जर्व द मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स। फिर वो खुद क्या करेगा? इंस्पेक्ट करेगा। वो इंस्पेक्शन कैसे करेगा? बाय परफॉर्मिंग टेस्ट चेक्स। अरे बोलो भैया। यस सर। तो ऐसे ही आपको दिख रहा है क्या ये पॉइंट्स? तो वापस एक बार बोलो, जब वो अटेंड करेगा फिजिकल इन्वेंट्री वेरिफिकेशन, तो कौन सी चार बातें करेगा वो? कम ऑन एवरीबॉडी। सुनाई नहीं आ रहा मेरे को? इवैल्यूएट द मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? ऑब्जर्व द मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स। तो उसके लिए वो खुद क्या करेगा? इंस्पेक्शन बाय परफॉर्मिंग व्हाट? टेस्ट काउंट्स। तो अब वो चार चीजें जो करने वाला है अटेंड करके, तो वो क्यों करने वाला है उसके नीचे आपको दिए हुए क्या? यस सर। सो फर्स्ट पॉइंट वो क्या देखेगा? वो मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए? कंप्लाई होने चाहिए। वो फिर क्या करेगा? नेक्स्ट पॉइंट इंस्पेक्शन, सॉरी इंस्पेक्शन ही कर, नहीं, सेकेंड पॉइंट क्या है? He will observe management count procedures। वो किसके लिए देखेगा? कि वेदर वो लोग जो काम कर रहे हैं वो रिलायबल है या नहीं है। फिर वो इंस्पेक्शन और परफॉर्मिंग ऑफ टेस्ट काउंट्स किसके लिए करेगा? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। क्योंकि अल्टीमेटली उसका काम वही है ना। आई बात समझ में? अब वो जाएगा वहां पे, तो डायरेक्टली क्या वो जाएगा या कुछ प्लानिंग भी करेगा? प्लानिंग करेगा ना। तो क्या क्या प्लानिंग करेगा वो? तो सबसे पहले बोलो ना, सबसे पहले ऊपर द इंस्ट्रक्शंस बराबर जो दिए गए हैं वो चेक करेगा। फिर उसके बाद बोलो ना लोकेशन बराबर एंड टाइमिंग। फिर उसके बाद उससे एसोसिएटेड रिस्क के बाद इंटरनल कंट्रोल। फिर उसके बाद मेंटेन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। फिर उसके बाद असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स। सही बात है एकदम। यस सर। साथ ही साथ नेचर ऑफ इन्वेंट्री भी देखना है ना अपने को। यस सर। ओके। फिर उसके बाद अपने को ये इन्वेंट्री कब चेक करना है? एज ऑन बैलेंस शीट डेट। बट क्या हम लोग किसी और दिन भी देख सकते हैं? यस सर। तो अगर किसी और दिन पे देख रहे तो वो इंटरविनिंग ट्रांजैक्शंस को भी हमने चेक करना है और वो रिकंसाइल करना है। अरे बोलो हाँ या ना? अब दो बातें होगी, एक तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ऑडिटर और इट इज इम्प्रैक्टिकेबल। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डू इट ऑन द अल्टरनेटिव डेट, बराबर के नहीं, and do the audit on the intervening period as well, but if it is impracticable, possible ही नहीं है, so auditor should perform what? Alternative audit procedures। clear एकदम? yes sir। इसी के साथ 501 ओवर। फिर आपका फेवरेट ऐसे नंबर 505 मेरे बुक्स में, आपके बुक्स में 5, ऐसे नंबर 505। ये रिटर्न होता है या ओरल होता है? रिटर्न। बराबर। उसके बाद मुझे बताओ दो टाइप के कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होते हैं, कौन से? पॉजिटिव एंड दूसरा है नेगेटिव। इन ईदर केस यू हैव टू रिस्पॉन्ड इट इज पॉजिटिव, बट ओनली रिस्पॉन्ड व्हेन द बैलेंसेस डू नॉट अग्री, नेगेटिव। फिर उसके बाद व्हाट इज द नॉन रिस्पॉन्स, क्या बोलेंगे? व्हेन द इन केस ऑफ कौन से? पॉजिटिव में व्हेन यू डोंट रिसीव द रिस्पॉन्स इट इज कॉल्ड एज नॉन रिस्पॉन्स। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज exception। what is exception? the difference between the information that was requested and the information that was received। दोनों में जब डिफरेंस है तो इसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सेप्शन। क्या यहाँ पे आपका एकदम सिंपल है। नाउ ये कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे भेजते हैं? सो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म, देन वी सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। उसके बाद थर्ड पॉइंट अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? डिजाइन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड देन सेंड एंड फॉलो अप। बराबर के नहीं? सो आइडेंटिफाई द पार्टी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद सिलेक्ट द फर्स्ट सिलेक्ट द क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म। तो वो क्या? वो अकाउंट बैलेंस भी हो सकता है,
या एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो वो पार्टी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है? नहीं, थर्ड पॉइंट क्या है? डिजाइन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। सो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जब अपन भेजेंगे, सबसे पहले उसके पहले मैनेजमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट का कंफर्म ये परमिशन तो लेंगे, प्लस मैनेजमेंट का एनकरेजमेंट भी होना चाहिए कि टू रिस्पॉन्ड, कि जिसके वजह से सक्सेस रेट ज्यादा होगा ना आपका, बराबर। फिर मैनेजमेंट ने परमिशन दिया तो ऑडिटर तीन चीजों के बारे में सोचेगा। एक तो रिस्क कौन सी है, कौन सा असर्शन उसको चेक करना है, और उसका प्रायर एक्सपीरियंस क्या रहा है उससे रिलेटेड। फिर वो उसका क्या करेगा, लेआउट बनाएगा। अब उसके अंदर वो कैसे उसको भेजेगा, अरे कुछ याद आता क्या आपको, बराबर। तो वो उसमें क्या देखेगा वो, कि मैनेजमेंट एनकरेजमेंट तो है ही है, प्लस दे शुड बी सीइंग व्हाट द एबिलिटी ऑफ इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी। जिस व्यक्ति को पावर है वो कंफर्म कर सकता है, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, उसे कंफर्म कर सकता है, बराबर। एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको भेज देंगे मैन्युअल या उसको पेपर के फॉर्म में। अरे बोलो हाँ या ना। बट अब अगर मैनेजमेंट ने आपको क्या बोलते हैं, अगर मैनेजमेंट ने आपको कंफर्म नहीं किया तो क्या करेंगे, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, उनके रीजंस लेंगे। रीजंस लेने के बाद वो जस्टिफाइबल है या नहीं वो चेक करेंगे, और अगर लगता है तो हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। आई बात समझ में? दैट वाज एसे नंबर 505। आई बात समझ में? यस सर। फिर उसके बाद आगे बढ़ते चलो। उसके बाद नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज ओके, ये तो सिंपल है। एसे 510 क्या बोलता है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। दो बातें चेक करना है इसके अंदर। कौन सी दो बातें हैं? एक तो ओपनिंग बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है या नहीं है, एंड उसके बाद सेकेंड पॉइंट, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने यूज करी है वो कैसे होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ये दो बातें आपको देखनी है। इसके लिए आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। सो क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, यहां पे आपको दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि वेदर करेक्ट ओपनिंग बैलेंसेस हैज बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड। अरे बोलो भैया, यस सर। ऑडिट वही करना है, जो ऑब्जेक्टिव है उसी को अचीव करने के लिए क्या काम करना है, कि वेदर ओपनिंग बैलेंसेस हैज बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड। नंबर 2, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई करी या नहीं करी। एंड इसको परफॉर्म करने के लिए आपने क्या करना है, करंट ईयर और लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने कंपेयर करना है। There might be the audit procedures which you perform in the current year that may give you an evidence about the existence of opening balances. And last point क्या कहता है, you have to perform specific audit procedures. सही बात है एकदम, yes sir. खत्म हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। और अगर देखो दो बातें होगी, एक तो डिस्क्रिपेंसी नहीं मिलेगा या तो मिलेगा। अगर डिस्क्रिपेंसी मिला तो चेक करना है वो मटेरियल है या नहीं है, और अगर मटेरियल है तो आपने क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देना है। अरे बोलो हाँ या ना। ओके, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एकदम सिंपल है। ऐसे नंबर 550, क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर देना होता है अकाउंट्स में? यस सर। तो वो डिस्क्लोजर देने के लिए उसका वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। अब मुझे एक बात बताओ, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटेड अनरिलेटेड दोनों के साथ हो सकता है, बट रिस्क ऑफ हैविंग हायर मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसके साथ होगा, रिलेटेड पार्टीज के साथ। तो इसीलिए ऑडिटर ने रिलेटेड पार्टीज को चेक करना चाहिए। इसके लिए ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज ऑब्टेन करना चाहिए फ्रॉम हुम, मैनेजमेंट, बराबर। सेकंड पॉइंट, देयर इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन, क्या कि हम लोग सारे रिलेटेड पार्टीज को हम लोग चेक नहीं कर पाए, बिकॉज मैनेजमेंट को, एक तो मैनेजमेंट में नॉट बी अवेयर, अरे बोलो। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है, देयर इज अ कल्यूजन अमंग द एंटिटीज। सही बात है ना। तो इसके लिए ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना चाहिए। दैट इज व्हाट इज एसे नंबर 550। 560 अब बात करते हैं किसके बारे में, सब्सिक्वेंट इवेंट्स। कुछ याद आता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड था ये, बराबर। तो इसके अंदर दो पार्ट है सब्सिक्वेंट इवेंट के। एक कौन सा है, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड, एंड दूसरा आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड, एंड आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। ऐसे दो पार्ट है ना। अरे बोलो भैया, यस सर। तो फर्स्ट अब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट वी नीड टू परफॉर्म आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर ऑडिट रिपोर्ट, बराबर। तो ऐसे कोई अगर सब्सिक्वेंट इवेंट्स है तो क्या होना चाहिए, वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करते हैं
तो क्या वो नेसेसरी एडजस्टमेंट जो करना चाहिए वो किया या नहीं किया, उसके लिए हम लोग क्या परफॉर्म कर रहे हैं, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स। सो क्या करना है यहां पे, वी विल अंडरस्टैंड, मैनेजमेंट को पूछेंगे कि मालिक आपने वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया क्या, आपकी प्रोसीजर क्या है। अरे समझा नहीं समझा, ये पॉइंट्स बहुत इजी है। पहले हम लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट को ही पूछेंगे कि आपने किस तरीके से इसको समझा। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, उनसे इंक्वायरी करेंगे कि कैसे निकाला आपने ये, बराबर। थर्ड पॉइंट क्या करेंगे, आप उनके मिनट बुक्स चेक करेंगे एंड वी विल रीड द लेटेस्ट इंटरिम सब्सिक्वेंट एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सही बात है। इसके बाद मिला तो इसमें तो कॉमन पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको एविडेंस मिलता है कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद मिली एंड जिसके वजह से आपको लगता है कि अब आपका ओपिनियन चेंज होने वाला है, तो आप मैनेजमेंट से जाके पूछेंगे कि क्या आप सबसे पहले क्या फाइनेंशियल डिस्कस तो करेंगे, फिर उनसे चेक करेंगे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप चेंज करने वाले हो या नहीं, और अगर वो नहीं चेंज करेंगे, बराबर, तो हाउ दे इंटेंड टू एड्रेस दिस मैटर। सही बात है एकदम, यस। एक 30 सेकेंड से आपके पास, फटाफट इस चार्ट को गो थ्रू कर लो, देन वी आर डन विद एसए 560। ओके डन। चलो ओवर बच्चा, यस सर। फिर उसके बाद 570 किसके बारे में बात करता है, गोइंग कंसर्न। तो भाई गोइंग कंसर्न में आपको ऐसे इवेंट सर्कमस्टेंसेस को आइडेंटिफाई करना है वेदर इट कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। आई बात समझ में, अगर ऐसे इवेंट्स मिले तो फिर आपने चेक करना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर दिया या नहीं दिया। आई बात समझ में आपको, अगर नहीं दिया है तो उसके हिसाब से आपने मॉडिफाइड ओपिनियन देना है। बट ओइंग टू द इनहेरेंट लिमिटेशंस, ऑडिटर सारे इवेंट्स और कंडीशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। और फिर इस स्टैंडर्ड के अंदर आपको लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स दिए हैं, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और अदर रीजंस कौन से है जिसके वजह से गोइंग कंसर्न आपका अफेक्ट हो सकता है। कुछ याद आ रहा है आपको ऐसा? यस सर। 30 सेकेंड्स और दे रहा हूं आपको, क्या गो थ्रू करने के लिए आपको, गोइंग कंसर्न। और इसके अंदर बीच में ऐसे 580 की बात कर ली है उन्होंने। अरे बोलो बच्चे, चैप्टर खत्म ना, मतलब कौन सा पार्ट खत्म हुआ, ऑडिट एविडेंस वाला। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज एसए 230 जो बात करता है अबाउट व्हाट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सो बेटे व्हाट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कम ऑन बच्चों बताओ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है। चलो ये होने के बाद ब्रेक दे दूंगा यार, चलो इतना खत्म कर लो। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज व्हाट, द रिकॉर्ड विच शोज व्हाट द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड द कंक्लूजन्स रीच्ड। तो ये सारी चीजों का जो रिकॉर्ड है वो किसके अंदर है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एनीवन एनी क्वेरी टिल हियर? नो सर। चलो फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि ऑडिट एविडेंस, सॉरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या आता है, बताओ मुझे। इसके अंदर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के एग्जांपल्स क्या क्या है, ऑडिट प्रोग्राम, एनालिसिस, चेकलिस्ट, करस्पॉन्डेंस, लेटर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड कंफर्मेशन। फिर उसके बाद और क्या है, चेकलिस्ट एंड इश्यूज मेमोरेंडा। फिर उसके बाद ये ऑडिट डॉक्यूमेंट एंड समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। मुझे बताओ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो ये किसका प्रॉपर्टी है, ऑडिटर का, बराबर। क्या वो किसी और को दे सकता है क्या? नहीं। मैनेजमेंट ने मांगा तो क्या वो उसको दे सकता है क्या? यस, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर, बराबर। अब ऑडिट फाइल क्या होता है मुझे ये बताओ। हाँ, ऑडिट फाइल मतलब द फोल्डर इन विच द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज मेंटेन्ड इज कॉल्ड एज व्हाट,
ऑडिट फाइल, बराबर ये ऑडिट फाइल आपने असेंबली कितने दिन में करना है? ऑन टाइमली बेसिस, बराबर। तो टाइम पीरियड क्या है? विद इन 60 days आफ्टर द completion of the audit or from the date of issue of audit report. So it is just an administrative process. इसमें आपको कोई नया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना नहीं है, और ये आपने कितने साल तक मेंटेन करना है? फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years. सही बात है एकदम? यस सर, खत्म हो गया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी, राइट? यस सर। तो यहां तक आपको कुछ क्वेरी, कुछ डिफिकल्टी है? पक्की बात है एकदम? यस सर। सो हियर वी कंप्लीट विद व्हाट? चैप्टर नंबर 3। पॉज कर। So now let us start with what? The 4th chapter. ये और एक चैप्टर जो है बहुत बड़ा चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये चैप्टर कौन सा है दोस्तों? अपना रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो जैसे अपने ये इस मॉड्यूल के अंदर ये दो बहुत बड़े चैप्टर्स है, कौन से? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस, एंड दूसरा है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। बड़े हैं बट बहुत आसान है, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट व्हाट? इंटरनल कंट्रोल्स। सब लोग ध्यान देंगे और एकदम अच्छे से रिवाइज करेंगे। इंटरनल कंट्रोल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो डेफिनेशन कुछ है क्या इंटरनल कंट्रोल्स का? यस सर। सो एज पर एसए नंबर 315, व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल इज द प्रोसेस डिजाइन, implemented and maintained by those charged with governance, management and other personnel to provide what? Reasonable assurance to achieve entities objectives of what? Number 1, reliability of, मतलब अपने को वो उसके हिसाब से पढ़े, केयर, उसकी मेमोरी टेक्निक क्या है? केयर। तो सी मतलब compliance with applicable laws and regulation, assets are safeguarded, reliability of financial reporting and effectiveness and efficiency of operations. अब जब कंट्रोल्स की बात करते हैं, so बच्चों what are the objectives of internal control? Number 1, to ensure that the transactions are executed as per management's general or specific authorization. Once the transaction is executed, it should be promptly recorded in the correct amount, correct account and correct period. Then the assets should also be what? Safeguarded. और फिर physical assets और recorded assets को क्या करना है? Compare करना है, एंड अगर उसमें कहीं आपको कुछ डिस्क्रिपेंसी मिली तो इट शुड बी व्हाट? इन्वेस्टिगेटेड। उसके बाद अपन बात करते हैं कंट्रोल्स की। सो कंट्रोल्स, कौन से कंट्रोल्स अपन बात करेंगे बच्चों? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट एंड कंट्रोल्स नॉट रेलेवेंट टू ऑडिट। एज एन ऑडिटर हम लोग कौन से कंट्रोल्स के ऊपर फोकस करेंगे? ओनली ऑन दोज कंट्रोल्स विच आर रेलेवेंट टू ऑडिट। कोई क्वेरी डिफिकल्टी यहां पे? नो सर। तो क्या हम लोग को कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग विच इज रेलेवेंट टू ऑडिट लेना जरूरी है क्या? यस सर। अगर हम लोग कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट का अगर हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो इससे हमें क्या फायदा होगा? तो वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट? टाइप ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स। नंबर 2, वी विल बी एबल टू डिजाइन व्हाट? द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल डिजाइन फर्दर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। आई बात समझ में आपको? यस सर। उसके बाद इसके 4 एस्पेक्ट्स है। ये अभी जो चालू होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे पूरा एक चैप्टर का आपका लिंक बैठेगा। सो आप बात करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। वो फर्स्ट पार्ट वो क्या है? जनरल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। जनरल नेचर समझने के बाद हम जाते हैं आगे और बात करते हैं अबाउट व्हाट? द कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट। फिर वो कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट उसमें से आइडेंटिफाई करने के बाद वी टॉक अबाउट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल्स विच आर रेलेवेंट टू ऑडिट, दैट इज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट। एंड लास्ट पॉइंट अपना क्या कहता है उसके अंदर? कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। उसके अंदर आपको मालूम है 5 कंपोनेंट्स है। सही बात है एकदम? यस सर। So first let us talk about is the general nature and characteristics of internal control. So क्या है बच्चा जनरल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल? नंबर 1 क्या कहते हैं कि जो उसके ऑब्जेक्टिव्स है, भाई वो सिंपल है ना, उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स है वही बात करता है। सो वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स है? केयर। सी मतलब क्या कहते हैं? कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, एसेट्स आर सेफगार्डेड, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग and effectiveness and efficiency of operations.
फिर बच्चों इस कंट्रोल्स के अंदर कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस भी है. So what are the inherent limitations of internal controls? Number one, it will always provide with what? Reasonable assurance. Number two, हम लोग क्या कहते हैं? Human judgment in decision making can be what? Faulty. And the breakdown in internal controls is because of those human error. फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं? Lack of understanding of the purpose. फोर्थ पॉइंट अपन क्या कहते हैं? Judgment by management. फिफ्थ पॉइंट वी टॉक अबाउट इज कल्यूशन अमंग एम्प्लॉइज. सिक्स पॉइंट क्या कहता है कि इट इज लीस्ट इफेक्टिव इन व्हाट? स्मॉलर एंटिटीज. तो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में? सो लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स. क्लियर एकदम? यस सर. नाउ वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट द कंट्रोल्स विच आर रेलेवेंट टू ऑडिट. सो कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट में अब हम लोग क्या कहते हैं कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई द कंट्रोल्स विच आर रेलेवेंट टू ऑडिट. तो पहले कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं. तो वो एरिया अगर मटेरियल है, अरे बोलो ना, अगर वो एरिया मटेरियल है तो क्या उसके ऊपर का कंट्रोल रेलेवेंट टू ऑडिट है? यस सर. फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं? मटेरियलिटी तो है. फिर और अंदर जाएंगे फिर बात करेंगे इसका अपन ने कुछ एक सीक्वेंस बनाया था क्या? यस सर. तो चलो वो सीक्वेंस में बात करेंगे. फर्स्ट पॉइंट साइज ऑफ द एंटिटी. तो वो एंटिटी के साइज के बारे में. फिर सेकेंड पॉइंट नेचर ऑफ द एंटिटी. थर्ड पॉइंट कमॉन वो पूरा बॉक्स बनाया था ऐसे अंदर अंदर गए थे. बोलो फर्स्ट पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ द साइज ऑफ द एंटिटी. नेचर ऑफ द बिजनेस, एंटिटीज बिजनेस, ऐसे ही ना पॉइंट? नेचर ऑफ एंटिटीज बिजनेस. फिर उसको एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन. फिर उसके लिए वो क्या यूज करते हैं? टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. बराबर. फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है? डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी. सिक्स पॉइंट मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क. सही बात है एकदम? यस सर. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट. अब बात करते हैं कंट्रोल्स ओवर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी. क्या वो रिलेवेंट टू ऑडिट है? यस सर. अब कंट्रोल पे का कंट्रोल मतलब क्या बोल रहे हैं? कंट्रोल्स ओवर कंप्लायंस एंड ऑपरेशंस ऑब्जेक्टिव. क्या वो भी कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट है? यस सर. जो कंट्रोल्स अपने ऑडिट के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं है, क्या उसके ऊपर के कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट है क्या? नो सर. फिर उसके बाद मुझे एक बात बताओ, कंट्रोल्स ओवर एसेट्स के ऊपर कुछ कंट्रोल है, तो वो कौन से कुछ बोलो ना भाई, नहीं याद आ रहा. कंट्रोल्स ओवर एसेट्स के ऊपर जब बोल रहा हूं तो कंट्रोल्स ओवर सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स. सो उसमें दो हिस्से हैं. वो कौन से? कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंट्रोल्स ओवर ऑपरेशंस. तो वो अलग अलग है दो. मतलब पहले वाला जो बोला कंट्रोल्स ओवर कंप्लायंस एंड ऑपरेशंस ऑब्जेक्टिव वो अलग, एंड ये कंट्रोल्स ओवर सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स अलग. सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स की जब बात करते हैं तो इसके अंदर आते हैं दो पॉइंट. वो कौन से दो पॉइंट है? एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड दूसरा ऑपरेशंस. तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला क्या रेलेवेंट टू ऑडिट है क्या? बट आप कितना यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, वो रेलेवेंट है क्या? नो सर. एंड जो कंट्रोल्स जो आपको लॉ रेगुलेशन बोलता है, क्या वो भी आपको रेलेवेंट टू ऑडिट है क्या? यस सर. तो इससे हम लोग ने क्या आइडेंटिफाई कर लिया? कंट्रोल्स विच आर रेलेवेंट टू ऑडिट. अब नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स. बराबर. तो उसमें फर्स्ट पॉइंट अब अपने को क्या देखना है? उसका डिजाइन. डिजाइन मतलब हम लोग क्या देखते हैं कि देयर इज द कैपेबिलिटी ऑफ कंट्रोल्स टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. बराबर. अब वो अगर केपेबल है तो फिर उसका इंप्लीमेंटेशन देखना है. इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या? कि वेदर द कंट्रोल्स नॉट ओनली एग्जिस्ट बट ऑल्सो दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली थ्रू आउट द पीरियड. तो ये चेक करने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे. यस सर. इंस्पेक्शन करेंगे. यस सर. फिर उसके बाद साथ ही साथ और क्या करेंगे? हम लोग इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट के साथ. यस सर. बट इन कंट्रोल्स में कुछ टाइप का क्या होना चाहिए? ऑटोमेशन होना चाहिए फॉर द कंसिस्टेंसी. अरे बोलो यस और नो? यस सर. तो ये हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेंगे. फिर उसके बाद बात करते हैं आपका फेवरेट पार्ट, जो कौन सा है? कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. सो कितने कंपोनेंट्स है इसके? 5. सो 5 कंपोनेंट्स में वो पिरामिड बनाया था अपन ने. तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. बराबर. सेकेंड पॉइंट एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. थर्ड पॉइंट अपन बात करते हैं अबाउट, सुनाई नहीं आ रहा मुझे, कंट्रोल एक्टिविटीज. इन कंट्रोल्स के ऊपर मॉनिटरिंग एंड लास्ट में कंट्रोल एनवायरमेंट.
अब बात करते हैं व्हाट इज कंट्रोल एनवायरमेंट. व्हाट इज कंट्रोल एनवायरमेंट बच्चों? इट हैज द कैपेबिलिटी टू ईदर enhance or mitigate the effectiveness of internal controls. So control environment का अंडरस्टैंडिंग लेना भी क्या जरूरी है क्या? यस सर. सो इसीलिए कंट्रोल एनवायरमेंट के अंदर कौन सी बातें आती है बताएंगे आप मुझे? तो बताओ कौन सी बातें आएंगी. नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट एंड पर्सनल. ये 3 पॉइंट एग्जाम में लिखने हैं क्या? नहीं, ये अपने लिए है. सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कौन से पॉइंट्स आते हैं उसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, communication and enforcement of integrity and ethical values. Number 3 assignment of authority and responsibility. फिर मैनेजमेंट की बात करें तो क्या कहेंगे? मैनेजमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल. एंड सेकेंड पॉइंट पार्टिसिपेशन बाय दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस. पर्सनल की बात करें तो बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस. एंड लास्ट पॉइंट अपन बात करते हैं कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस. तो ये पॉइंट अपना हो गया किसके बारे में? अबाउट कंट्रोल एनवायरमेंट. अब सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं, वी टॉक अबाउट इज द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. सो एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रिस्क रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फिर उसके बाद एस्टिमेट इट्स सिग्निफिकेंस, देन लाइकलीनेस ऑफ इट्स ऑकरेंस, एंड लास्ट में एक्शन. सही बात है एकदम? यस सर. फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट अपन बात करते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज. किसकी बात करेंगे? वही है ना थर्ड पॉइंट? नहीं, फिर कौन सा? हाँ ओके. इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रेलेवेंट बिजनेस प्रोसेसेस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. तो इसमें सबसे पहले अपन क्या देखते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम में? कि जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो क्या बोलता है? कौन से क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस को केटर करता है वो. फिर सेकेंड पॉइंट द प्रोसीजर. नंबर 3 क्या कहता है? द supporting documents, records and accounts. फिर फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? How the information system captures those events or condition. फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? Control surrounding the journal entries. बराबर. एंड और एक पॉइंट है इसके अंदर, वो क्या कहता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. सही बात है? यस सर. अब उसके बाद ये क्या फाइनेंशियल रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेट होनी चाहिए क्या? यस सर. तो इसके लिए क्या बनेंगे? देयर शुड बी व्हाट? मैनुअल. बराबर. वो मैनुअल में देयर शुड बी व्हाट? एन ओपन कम्युनिकेशन चैनल, जिसमें हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपको डायरेक्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ आप कम्युनिकेट करोगे. फिर और एक पॉइंट इसके अंदर ये है कि एवरी पर्सन शुड बी अवेयर अबाउट इट्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हाउ देयर वर्क इज रिलेटेड विद द अदर पर्सन्स वर्क. बराबर है. और प्लस इट इज व्हाट स्मॉलर एंटिटीज में ये पॉसिबल नहीं है. ऐसे ये पॉइंट्स है इसके अंदर. फिर होने के बाद फिर अपन बात करते हैं आगे. नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है? कंट्रोल एक्टिविटीज. जब कंट्रोल एक्टिविटीज की बात करते हैं तो व्हाट इज कंट्रोल एक्टिविटीज? बेसिकली इट इज द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विच इज अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी टू एंश्योर दैट द मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स आर कैरिड आउट. सही बात है. अब ये जो कंट्रोल्स है ये दो जगह पे लगते हैं. ये कहां पे लगते हैं? एक तो मतलब ठीक है, दो टाइप के कंट्रोल्स है, एक मैनुअल कंट्रोल्स और एक आईटी कंट्रोल्स. और ये दो जगहों पे लगते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल और एक फंक्शनल लेवल पे. हम लोग को कौन से कंट्रोल्स को कंसीडर करना है? कंट्रोल्स विच आर रेलेवेंट टू ऑडिट. सो कौन से कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट हो जाते हैं? कि जहां पे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अलोन cannot provide sufficient appropriate audit evidence. बराबर के नहीं? Therefore we need to check the internal controls. and जहां पे आपको sufficient appropriate audit evidence नहीं मिल रहा है तो controls को देखेंगे. प्लस वहां पे आपको क्या दिखता है? कि significant risk है. सही बात है. फिर उसके आगे एग्जांपल्स दिए कि significant risk कहां पे हो सकते हैं. ये एग्जांपल्स आपको रीड करना बहुत जरूरी है बिकॉज यू नो द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स. राइट. चलो, कंट्रोल एक्टिविटीज होने के बाद अब इन सारे कंट्रोल्स के ऊपर आपने क्या करना चाहिए? मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स करना चाहिए. मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? टू चेक वेदर द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग. बराबर के नहीं? तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स अपने को देखना पड़ेगा. बट ये कब देखना पड़ेगा? ऑन टाइमली बेसिस.
तो इसको दो हिसाब से देखेंगे, एक तो इसका सेपरेट इवैल्यूएशन होगा या तो ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑनगोइंग एक्टिविटीज में सेपरेट इवैल्यूएशन करेंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेट इवैल्यूएशन करना है मतलब क्या, कस्टमर के फीडबैक्स, कस्टमर के कंप्लेंट्स, उसको आपने चेक करना है। और ये मॉनिटरिंग क्या स्मॉलर एंटिटीज में पॉसिबल है क्या, नहीं, मतलब वो क्योंकि क्लोजली कनेक्टेड एंटिटी है ना, मैनेजर ओनर एक ही है, एम्प्लॉइज भी एक ही, बहुत ही कम होते हैं उसके अंदर, इसके लिए। फिर यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। ये वाला पार्ट तो हमने पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल सी बात है। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, सैटिस्फैक्टरी इंटरनल कंट्रोल एनवायरमेंट, इज इट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड? इज सैटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरमेंट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड? द आंसर इज नो। देखो, अ गुड इंटरनल कंट्रोल एनवायरमेंट में हेल्प to reduce the possibilities of errors and frauds and may give a good amount of confidence about the effectiveness of internal controls, but control environment does not prevent or detect errors and frauds. It is dependent upon what? Internal controls. And plus internal controls के अंदर भी क्या हो सकते हैं, कुछ limitations है, तो इसके लिए it cannot completely prevent, detect the errors and frauds. So therefore a good internal control environment may increase the confidence but is not an absolute deterrent to fraud. Okay. फिर उसके बाद क्या हम लोग को इंटरनल कंट्रोल्स का इवैल्यूएशन करना जरूरी है क्या? यस सर। सो इंटरनल कंट्रोल्स का इवैल्यूएशन करते हैं तो क्या इसका एक अपन ने खूबसूरत सा चार्ट भी बनाया था क्या दोस्तों? बोलो, बनाया था ना अपन ने, बराबर। तो इसके अंदर वो सब क्वेश्चंस आते हैं कि WH वाले क्वेश्चंस है कि वेदर इंटरनल कंट्रोल्स हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, इट विल हेल्प अस टू डिसाइड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, वेदर एसेट्स आर सेफगार्डेड, वेदर हाउ इफेक्टिवली मैनेजमेंट इज डिस्चार्जिंग इज फंक्शंस इफेक्टिवली, बराबर। द इंपैक्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑन इट्स वर्क, कुछ याद आ रहा है आपको? गिव वर्थवाइल सजेशंस गाइस, ऐसा कुछ है ना? यस सर। तो ये सारे पॉइंट्स है कि जिससे हम लोग कह सकते हैं कि ओके, दिस इज द बेनिफिट ऑफ व्हाट? इंटरनल कंट्रोल्स। वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर इंटरनल कंट्रोल इज वीक और वेयर इट इज एक्सेसिव, ऐसे पॉइंट्स है ना उसके अंदर। यस सर। सो दोज आर द बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। अब वो इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करने के बाद क्या हम लोग इसको रिकॉर्ड भी करेंगे? यस सर। तो रिकॉर्ड करने के 4 तरीके हैं, 4 डॉक्यूमेंट्स है। एक कौन सा है? नैरेटिव रिकॉर्ड। नंबर 2 इज उसका ऑपोजिट फ्लो चार्ट, बराबर। फिर और 2 पॉइंट है, चेकलिस्ट एंड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। सो कंप्लीट डिटेल्ड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल फाउंड इन ऑपरेशन, मतलब क्या है? नैरेटिव रिकॉर्ड। उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है क्या? यस सर। डिसएडवांटेजेस टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, टू कॉम्प्रिहेंड द सिस्टम बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बराबर। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है इसके अंदर? आइडेंटिफाई द वीकनेस और गैप्स ऑल्सो बिकम्स व्हाट? डिफिकल्ट। एंड टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ रीशफलिंग ऑफ मैन पावर बिकम्स डिफिकल्ट। बट जब फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो इट गिव्स यू व्हाट? अ बर्ड्स आई व्यू. It is the most concise way of presenting the internal controls and reduces the amount of what? Narrative explanation. सही बात है एकदम? यस सर। अब चेकलिस्ट और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन में आपने खुद से क्या किए थे क्लास के अंदर? डिफरेंसेस नोट किए थे। सो चेकलिस्ट और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन में चेकलिस्ट इज फिल्ड बाय द ऑडिटर स्टाफ, बट ICQ इज फिल्ड इन बाय द क्लाइंट स्टाफ। चेकलिस्ट में चांसेस ऑफ ओमिशन हो सकते हैं बट ICQ में नहीं होंगे। Checklist is basically a verification procedure, but whereas ICQ is obtaining the information about the internal controls. इनके जो आंसर्स होंगे वो yes, no, not applicable में होंगे। yes मतलब a positive feedback about control and no indicates a negative feedback about the control. But ICQ में no अगर है तो उसका explanation आपको देना पड़ेगा। ऐसी कुछ बातें हमने करी थी, the difference between ICQ and checklist. Okay. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज द टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। तो ये भी बहुत सिंपल पॉइंट है, रिपीटेटिव पॉइंट है। टेस्ट जब करते हैं तो उसके कंट्रोल्स के डिजाइन देखने हैं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखना है और उसमें हम लोग को कंट्रोल्स का नेचर देखना है, दैट इज हाउ दे वर अप्लाइड, बाय हुम दे वर अप्लाइड एंड कंसिस्टेंसी विथ विच दे वर अप्लाइड। उसके लिए एविडेंस ऑब्टेन करेंगे तो हम लोग करेंगे ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, फिर इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन। ये सारे पॉइंट्स आपको दिखेंगे उसके अंदर, बोलो हाँ या ना? यस सर। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे इंटरनल कंट्रोल्स एंड IT एनवायरनमेंट। ये रीड कर लेना आप लोग, बोलो
ये पूरा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से लिंक्ड है। ये भी पॉइंट सिंपल है, मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। ये अपन ने क्लास में आपको पता होगा, मटेरियलिटी का डेफिनेशन, ऑडिट रिस्क का डेफिनेशन, एंड देन कंबाइन करके ऑडिटर विल डिसाइड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बेस्ड ऑन मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। ऐसा है। उसके बाद क्या ये सब बातें डॉक्यूमेंट करेंगे जी। फिर आपका फेवरेट इंटरनल ऑडिट, तो सेक्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे 138, जो क्या बोलता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट। सो इंटरनल ऑडिट कौन से कंपनीज को एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनीज, यस सर। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, द पीबीटी गोज ऑन डबलिंग। सो अमाउंट क्या है उसका 25, 50, 100, 200। डी मतलब क्या? डिपॉजिट्स। पी मतलब पेड अप शेयर कैपिटल। बी मतलब बोरोइंग्स। टी मतलब टर्नओवर। सही बात एकदम, यस सर। अमाउंट क्या है 25, 50, 100, 200। बोरोइंग्स यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन एंड नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, इट इज ओनली ग्रेटर देन। फिर उसके बाद क्या प्राइवेट कंपनीज के लिए भी एप्लीकेबल है? यस सर। उसके लिए सिर्फ लास्ट के दो कंडीशंस देखेंगे, वो होगी बोरोइंग्स एंड टर्नओवर। क्लियर एकदम, यस सर। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ कि ये जो इंटरनल ऑडिटर होगा, क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है? क्या वो कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है? क्या वो कोई और प्रोफेशनल भी हो सकता है? इतना तो नहीं, क्या वो कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है? क्या वो CACS नॉट इन प्रैक्टिस भी हो सकते हैं क्या? यस सर। तो ये सारी बात हो गई सेक्शन नंबर 138 के अंदर। फिर वो जो है इंटरनल ऑडिटर क्या क्या चीजों पे फोकस करेगा? तो वो गवर्नेंस एक्टिविटी पे फोकस करेगा, बोलो। वो इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर फोकस करेगा। फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मतलब आइडेंटिफाई करेगा, कंट्रोल्स का सुझाव देगा, सो दैट द रिस्क इज व्हाट मिनिमाइज्ड। तो ऐसे उसके पॉइंट्स थे। बच्चों आप बताओ क्या डिफिकल्ट है क्या ये चैप्टर? नाम से डरने का नहीं, बराबर है क्या नहीं? सो ये बात हो गई आपकी कौन से चैप्टर के बारे में? इंटरनल कंट्रोल। अब जाते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में, जो किसकी बात करता है अभी? रिस्क असेसमेंट। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। सो रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका फेवरेट डेफिनेशन किसका? ऑडिट रिस्क का। सो आप बता सकते हैं व्हाट इज ऑडिट रिस्क? Audit risk is the risk that auditor expresses an inappropriate audit opinion when financial statements are materially misstated. सही बात है एकदम, यस सर। तो इसके जो ऑडिट रिस्क के तीन कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक है, मतलब ऐसा तो दो कंपोनेंट्स है। कौन से? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। बट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के दो कंपोनेंट्स कौन से? इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। अब मुझे एक बात बताओ, द रिस्क विच इज कंसिडर्ड बिफोर कंसिडरिंग इंटरनल कंट्रोल्स, इनहेरेंट रिस्क। The controls fail to prevent defect character material misstatement, control risk, and auditor fails to prevent defect character material misstatement, it is called as detection risk. आई बात समझ में? अब मुझे बताओ, अगर कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क ज्यादा तो इनहेरेंट रिस्क ज्यादा, तो एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ज्यादा तो डिटेक्शन रिस्क कम। बराबर है कि नहीं? यस सर। क्या मुझे बताओ, क्या बिजनेस रिस्क यहां पे शामिल होंगे क्या? नो सर। तो क्या यहां पे मुझे बताओ कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है तो क्या इसमें ऑडिट रिस्क में शामिल होगा क्या? नहीं। ऑडिट रिस्क कब एक्टिवेट होगी? ओनली व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड एंड इन दैट केस ऑडिटर इज गिविंग एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। सही बात है एकदम, यस सर। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, अब बताओ ये दो लेवल्स पे होती है। कौन से दो लेवल पे? एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एन असर्शन लेवल। सिंपल सी बात है, कंपोनेंट्स आपको आते हैं ये, है ना? सही बात है एकदम। उसके बाद कंट्रोल्स रिस्क असेसमेंट, तो यहां पे दो टाइप का। पहले तो आप कंट्रोल्स को चेक करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कंट्रोल्स आर एडिक्वेट और नॉट, वेदर देयर इज एनी डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल और नॉट। तो अगर आपको कोई एक कंट्रोल में, आपको कोई एक एरिया पे आपको कंट्रोल में डेफिशिएंसी मिली, तो आप क्या करोगे? यू विल चेक वेदर एनी सपोर्टिंग अल्टरनेटिव कंट्रोल इज अवेलेबल और नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। अगर वो सपोर्टिंग कंट्रोल अगर वो अच्छा है तो योर रिस्क असेसमेंट विल बी व्हाट? रिलाई ऑन कंट्रोल्स। बट अगर वो सपोर्टिंग कंट्रोल भी इनइफेक्टिव है तो नॉट टू रिलाई ऑन कंट्रोल्स आपका ये असेसमेंट हो जाएगा। अरे समझा नहीं समझा? एक एरिया है, उसके ऊपर कंट्रोल है, वो जो कंट्रोल है वो मान लो आपको वो लगता है कि वो डेफिशिएंसी है उसके अंदर, वो इनएडिक्वेट है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए कोई और सपोर्टिंग उसी एरिया पे कोई दूसरा कंट्रोल है क्या? अगर वो कंट्रोल अच्छा है तो आपका असेसमेंट क्या हो जाएगा? रिलाई ऑन कंट्रोल्स।
बट अगर वो सपोर्टिंग कंट्रोल भी अगर नाकाम है तो आपका असेसमेंट क्या हो जाएगा, नॉट टू रिलाई ऑन कंट्रोल्स। ये उस पैराग्राफ के बारे में बात करता है। बोलो हाँ या ना? ओके फिर हम लोग ये कंबाइंड असेसमेंट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिटेक्शन रिस्क, आइडेंटिफाइंग असेसिंग, ये दो टाइप के रिस्क होंगी बराबर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। और उसके अंदर क्या यूज होगा, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। द सेम लाइंस। खत्म हो गया बॉस? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपना कौन सा है, फ्रॉड। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का ऑलरेडी आपको लिंक दे दिया हूं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स दे दिया हूं, सैंपलिंग सिंपल सी बात है, सैंपलिंग ऐसे 530 बहुत इजी चैप्टर है। फ्रॉड में बस एक आध दो पॉइंट्स आपको देखो, फ्रॉड में तो पिछले लेक्चर में, कल के लेक्चर में 143.12 डिस्कस कर लिया है। यहां पे बस एक कुछ बेसिक बातें करनी है फ्रॉड के बारे में, देन वी आर डन। सो फ्रॉड की जब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, मुझे बताओ यहां पे एसए नंबर कौन सा आता है, 240। फ्रॉड में एसए नंबर 240। अब देखो फ्रॉड की जब बात करते हैं तो फ्रॉड इज एन इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एक्ट। इंटेंशनल दैट कॉजेज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। सिर्फ उन्हीं फ्रॉड्स के बारे में आपको फोकस करना है। देखो फ्रॉड ये जनरल टर्म है, इट्स अ ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट, बराबर के नहीं? बट एज एन ऑडिटर वी आर सपोज टू बी कंसर्न विद ओनली विच फ्रॉड, ओनली दोज फ्रॉड्स which causes the financial statements to be materially misstated। इसके दो टाइप के इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट्स होंगे, एक है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दूसरा है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। सही बात है। तो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स एंड फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जब बात करते हैं तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसा होगा? सो नंबर 1 अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके बाद इंटेंशनल ओमिशन और मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। आई बात समझ में? तो ऐसे उसके एग्जांपल्स भी आपको दिए। और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स की जब बात करते हैं या एसेट्स की बात करते हैं, सो उसके अंदर आता है कैश, इन्फ्लेशन ऑफ कैश पेमेंट्स एंड सप्रेशन ऑफ कैश रिसीट्स, बराबर। फिर उसके बाद मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, ऐसे पॉइंट्स उसके अंदर आते हैं। फिर अपन बात करते हैं इन्फ्लेशन ऑफ पेमेंट्स एंड सप्रेशन ऑफ रिसीट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं इसके। सप्रेशन ऑफ रिसीट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो कौन सा है, टीमिंग एंड लेडिंग। सो बेटा क्या है टीमिंग एंड लीडिंग? अमाउंट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर बीइंग मिसअप्रोप्रिएटेड। तो चोरी की है तो छुपाना पड़ेगा। सो ऑल्सो टू प्रिवेंट इट्स डिटेक्शन, amount received from the customer subsequently is credited to the account of the customer who has paid earlier. Similarly, the amount received from the customer thereafter is credited to the account of the customer who has paid, is credited to the account of the second customer. And such a practice is continued. Why? So that no one account is left outstanding for any length of time that will lead management to send out statement of account to him or to communicate with him. That is what is teaming and leading. फिर उसके बाद misappropriation of goods होता है. So हमने बोला था prevention is better than cure. So what are the preventive measures to avoid misappropriation of goods, or what are the measures to be taken for prevention of misappropriation of goods? तो हम लोग ने क्या मेंटेन करना चाहिए? रिकॉर्ड्स. अरे बोलो भैया. यस सर. उन रिकॉर्ड्स का क्या करना चाहिए? पीरियोडिक चेक्स होना चाहिए. अब जाते जहां पे एक्चुअली आपके गुड्स है तो उसमें क्या होना चाहिए? रूल्स एंड रेगुलेशन प्लस एक्सटर्नल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, दोनों का क्या करेंगे? फिजिकल वेरिफिकेशन एंड रेशियो एनालिसिस. सही बात है एकदम. यस सर. अब जब फ्रॉड की बात आती है तो यहां पे एसए नंबर 240 कहता है ऑडिटर ने 4 चीजों का ख्याल रखना है. नंबर 1, ध्यान रखना है कि इज सपोज टू ऑब्टेन व्हाट रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ईदर बिकॉज ऑफ एरर और फ्रॉड. बट इसके बाद जब वो बात करता है एरर्स एंड फ्रॉड्स की, तो रीजनेबल एश्योरेंस के बाद वो सेकंड पॉइंट बात करता है रिस्क की. तो वो बोलता है एरर में रिस्क कम है ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एज कंपेयर टू द फ्रॉड, और उसके अंदर अगर मैनेजमेंट फ्रॉड है तो रिस्क ज्यादा है और एज कंपेयर टू द एम्प्लॉय फ्रॉड. एंड देयरफॉर ऑडिटर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? ही शुड मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. उसके बाद उसके अंदर वो बात करता है सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 की, जो हम लोग ने कल डिस्कस कर लिया था. अरे बोलो हाँ या ना. तो दैट इज व्हाट इज चैप्टर नंबर 5 फ्रॉड के बारे में. अब जब बात कर ही रहे तो सैंपलिंग के बारे में बात करते हैं एसए नंबर 530. तो सैंपलिंग मतलब एकदम सिंपल सी बात है कि आपको मेरे को सुनो. सैंपलिंग की जब बात करते हैं, क्योंकि आपके पास अभी टाइम कम है, कल पेपर है, तो फटाफट बोल देता हूं.
तो सैंपलिंग की जब बात करते हैं ऐसे नंबर 530, तो क्या कहता है, सबसे पहले ऑडिटर ने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है कि आप मिसस्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं या डेविएशन ढूंढ रहे हैं। फिर जो आपको मिसस्टेटमेंट या डेविएशन जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो जहां मिलेगा वो आपका जहां होगा, सो वो आपका पॉपुलेशन होगा। सो आपका पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए, इट शुड बी सूटेड टू द ऑब्जेक्टिव। फिर आपका पॉपुलेशन होना चाहिए कंप्लीट, it should be reliable, and the system producing it should be reliable, and every item in the population should have what, equal chance of getting selected. इसमें से आप क्या सिलेक्ट करोगे, सैंपल। दैट सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। अब सैंपल आप कितना सिलेक्ट करोगे, द साइज ऑफ द सैंपल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, द डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन इंटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड इसमें 2 पॉइंट्स है, द टॉलरेबल एरर रेंज एंड डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस। अब ये सैंपल साइज के फैक्टर्स हो गए। अब आपको सैंपल जो सिलेक्ट करना है उसके लिए आपके अलग अलग मेथड्स है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल? सो एक है रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, इंटरवल सैंपलिंग, मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग एंड हैप्पैजार्ड सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग के 2 बच्चे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। फिर इंटरवल सैंपलिंग में ब्लॉक आता है, क्लस्टर आता है। फिर मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग एंड हैप्पैजार्ड सैंपलिंग। Monetary unit sampling is also called as what? The value weighted sampling. अब जो सैंपल आपने सिलेक्ट किया है आप उसको इवैल्यूएट करोगे। इवैल्यूएट करने के 2 तरीके, विद द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, विदाउट द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब इसको कहेंगे स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग या नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज जजमेंटल सैंपलिंग, जिसमें इंसान अपने जजमेंट लगाएगा, इंसान मतलब ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा और इसके हिसाब से ऑडिट करेगा। बट इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि ये बायस रहेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल अपने को नहीं मिलेगा, और यही एडवांटेजेस किसके हो जाएंगे, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के। अब उसके बाद जब आप ये सैंपल सिलेक्ट करते हो तो आप इसको इवैल्यूएट करते हो। इवैल्यूएट करने के बाद आपको मिसस्टेटमेंट्स मिलती है किसके अंदर, सैंपल के अंदर। बट अपने को ओपिनियन देना है सैंपलिंग करके किसके ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर। तो इसके लिए सैंपल में जितने आपको मिसस्टेटमेंट्स मिले उसके बेसिस पे आप इसको क्या करोगे, प्रोजेक्ट करोगे टू व्हाट, द पॉपुलेशन। तो प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स करना पड़ेगा। बट जब आप प्रोजेक्ट करते हो मिसस्टेटमेंट्स को तो आपको 2 बातें देखनी पड़ेगी कि इसके अंदर जो मिसस्टेटमेंट्स है वो एनोमलस है या नॉन एनोमलस है। एनोमलस मतलब क्या बोलते हैं कि देयर इज एन एनोमली, की एक हाथ कोई इसमें हुआ है। नॉन एनोमलस, सॉरी एनोमलस मतलब क्या बोलेंगे, अरे 2 टाइप के है ना, एनोमली एंड नॉन एनोमलस। तो एनोमली मतलब क्या है, इट इज एक आध बार हुआ है, आई बात समझ में। तो वो एनोमलस मिसस्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, साइड में रखेंगे और फिर क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स करेंगे। और टोटल मिसस्टेटमेंट्स को जब कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, द प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स प्लस द एनोमलस मिसस्टेटमेंट्स को कंसीडर करके हम लोग निकालेंगे अपना क्या, टोटल मिसस्टेटमेंट्स, और उसको कंपेयर करेंगे विथ व्हाट, द टॉलरेबल एरर रेंज। 2 बातें होगी इसके अंदर, एक तो वो उससे टॉलरेबल एरर रेंज से कम होगा या तो ज्यादा होगा। कम है तो अपन अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बट अगर वो ज्यादा है तो ऑडिटर विल कंक्लूड दैट देयर इज एन अनएक्सेप्टेबल सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क क्या है बच्चों, देयर कैन बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इफ द सेम ऑडिट प्रोसीजर्स आर अप्लाइड फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। आई बात समझ में आपको, दैट्स इट, लेसन नंबर 530 सैंपलिंग। आई बात समझ में। तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट तो आपके पास लेक्चर है, एनालिटिकल प्रोसीजर आपके पास लेक्चर है, बराबर। सो पूरा आपके पास क्या है, सिलेबस का अभी कैप्सूल्स आपके पास अवेलेबल है। अरे बोलो हाँ या ना, यस सर। सो अच्छे से पढ़ना। रिमेंबर टुमारो यू हैव 1 फुल डे टू स्टडी। टुमारो मतलब इट्स 1 डे बिफोर एग्जाम, फुल डे यू हैव टू स्टडी। सो रिमेंबर कि जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ योर डे, फर्स्ट हाफ ऑफ योर डे मतलब कभी का पेपर दे के आए, आपके पास 4-5 घंटे है, उसमें आप ये 2 लेक्चर्स देखोगे, बराबर। रिवीजन ऑफ मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 1 प्लस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। बोलो हाँ या ना, यस सर। ये होने के बाद आप सो जाने का, सुबह आराम से उठने का फ्रेश माइंडसेट से। फिर जो फर्स्ट हाफ होगा आपका मतलब टिल 4 o'clock 5 o'clock, ठीक है ना, यू हैव टू फोकस अपॉन दोज चैप्टर्स विच यू हैव अ गुड कमांड ऑन इट। मतलब जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उसको और एकदम थरा करने का। लोग क्या करते हैं पागलपन, जो नहीं आता ना उसी के ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं। अब भाई अब तक नहीं आता तो अब आधे एक दिन में क्या ही कर लेगा तू, तुम समझ रहे बात को। सो दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। तो फर्स्ट मतलब 3 बजे तक, अगर 7-8 बजे बैठते हो, बराबर, 8 से 3 बजे तक दोपहर की, आप क्या कर रहे हो कल, 7 से 8 से लेके
दोपहर के 2-3 बजे तक ऐसे टॉपिक्स को फटाफट निपटाना है जो आपको एकदम अच्छे से आते हैं। आई बात समझ में आपको? फिर 3 बजे से लेके शाम के मतलब रात के 10-11 बजे तक क्या करना है आपने? जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स बट आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनके ऊपर फोकस करना है। आई बात समझ में? फिर उसके बाद 10 बजे आपने क्या करना है? 10 बजे आपने आपका अनस्टॉपेबल बुक लेना है और उसमें चैप्टर 9 को पढ़ना है आपने। वाउचिंग वेरिफिकेशन, उसको इज्जत देना है आपने। 10-12 नंबर है वो, तो वो पढ़ के आपने सो जाना है। सुबह उठना है, एक बार कंपनी ऑडिट का रिवीजन करना है, चैप्टर 9 का रिवीजन करना है। आई बात समझ में? रिमेंबर, जब आप कल पढ़ रहे हो 1 डे बिफोर, आपने ये नहीं देखना है कि मैंने सारा कवर करना है। सारा कवर नहीं हो सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड एक्सेप्ट दैट। 1-1.5 दिन में सब कुछ कवर नहीं होगा, बट जो इंपॉर्टेंट है और जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको कवर करना है। आई बात समझ में आपको? अरे बोलो यस और नो? यस सर। सो दिस शुड बी योर अप्रोच। फिर एग्जाम के लिए जब आप जा रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, एग्जाम के लिए जा रहे हो ना, किसी से कुछ डिस्कस मत करना। मैं बता रहा हूं आपको, किसी से कुछ डिस्कस मत करना। कोई आपको पूछेगा कि तूने ये पढ़ा क्या, ये तेरा इतना हुआ क्या, इसका क्या आंसर है, सीधा बोलना मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरे को नहीं आता। जाने का एग्जाम में और चुपचाप कंसंट्रेट करना है और सिर्फ चैप्टर्स के नाम, उसके अंदर क्या कंटेंट है, बस ऐसे इसको मेंटली स्कैन करते रहना। उसको किसी से बात नहीं करना। समझ रहे? कोई पूछेगा इसका आंसर बता, क्या होता है, आप आधा अधूरा बोल दोगे एग्जाम में, वहां तक कि आपका मेमोरी लॉक हो जाएगा, आगे का लिख नहीं पाओगे क्योंकि आपने उतना ही बोला है। तो ऐसा कुछ भी मत करना। किसी से डिमोटिवेटिंग बातें भी मत सुनना। अरे मैंने ये नहीं किया, मेरी तो बैंड बजने वाली, यार ऐसा होगा वैसा होगा। भाई तू दूर रहे, तेरे बज रहे ना, मेरे को सुनना ही नहीं। आप सीधा एक तो ईयरफोन्स लगा के गाने सुनते सुनते एग्जाम हॉल तक पहुंचने का। किसी भी नेगेटिव बातों से आपने दूर रहना है। आई बात समझ में? पेपर जब आएगा, मैंने आपको बोला है 15 मिनट्स के अंदर आपने क्या करना है? पूरा स्कैन करना है पेपर को और देखना है कि कहां पे 40 मार्क्स आप निकाल सकते हो थ्योरी राइटिंग में। एमसीक्यू वाला एंड में सॉल्व करना, ट्रू एंड फॉल्स एंड में सॉल्व करना। आई बात समझ में आपको? यस सर। जब आप आंसर्स लिख रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको, मेरी बात मानना, जब आप आंसर्स लिख रहे हो, राइटिंग अच्छी निकालना। यू हैव टू वर्क ऑन योर राइटिंग। अगर आपकी राइटिंग गंदी है तो, आई बात समझ में? मेक श्योर यू राइट इन अ प्रॉपर नीट एंड टाइडी मैनर। उसके बाद पॉइंट फॉर्म में लिखना, गोले मत मारना, बुलेट पॉइंट्स, बराबर है कि नहीं? एरो मत देना, हैशटैग मत लगाना पॉइंट के लिए। यू आर राइटिंग अ वेरी प्रोफेशनल एग्जाम, बराबर? कभी 10th के बोर्ड्स के पेपर में कभी लिखा नहीं है ऐसा हैशटैग, एरो, सर्कल। आपको अगर लिखना है तो रोमन में 1 लिखो, न्यूमेरिकल में 1 लिखो, बहुत सारे ऑप्शन है, ABCD लिखो सब पॉइंट्स के लिए। बट जबरदस्ती बुलेट, स्टार मार्क, हैशटैग नहीं चलेगा। प्रोफेशनल एग्जाम लिख रहे हो। नंबर 2, पॉइंट फॉर्म में लिखने का। आंसर्स ये मत सोचना कि कट टू कट लिखेगा मैं, जरूरी नहीं है। और नहीं लिखना। अगर वो 4 मार्क का, बचपन में बोर्ड्स के एग्जाम को याद है, 4 मार्क मतलब 8 पॉइंट, 1 पेज, 1.5 पेज, ऐसा आपका गणित चलता था ऐसा, बराबर? वैसा ही आंसर में कंटेंट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स का समावेश होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? पूरा पेपर पॉइंट फॉर्म में होना चाहिए। रिमेंबर, आपका वो एक प्रोडक्ट है पेपर जो आपको एग्जामिनर को बेचना है। अगर वो प्रेजेंटेबल नहीं होगा तो वो आपको मार्क्स अलॉट नहीं करेगा। इट गोज बाय द सेइंग लाइक कि फटी हुई चीज भी मॉल में अगर उसको शोरूम में एसी वेसी में रख के अच्छे लाइट्स में अगर दो तो 4-5 हजार में बिकती है फटी हुई चीज भी। बट अगर यही अब सादे से दुकान में कैसे भी ढिगले में, मतलब ऐसा पड़ा हुआ है, बस भले क्वालिटी अच्छा है बट कैसा भी रखा है, इच्छा नहीं होती है वो कपड़े खरीदने की। सही बोल रहा हूं कि नहीं? सेल में पड़े हुए कपड़े बड़े से बंडल्ड अप है, पाइल्ड अप है, इच्छा होती है खरीदने की? नहीं। बट वही फटी हुई जीन्स, फटा हुआ शर्ट आप खरीदते हो, प्रीमियम पे पैसा देते हो उसको, क्यों? बिकॉज इट इज प्रेजेंटेबल। दैट इज वॉट यू हैव टू मेक श्योर। इवन दो आपका आंसर का स्ट्रक्चर भले ही कच्चा पक्का है बट प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए। एग्जामिनर को परेशान मत करो, नहीं तो वो आपको परेशान करेगा। आई बात समझ में? सो दिस इज वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड अटेम्प्ट योर पेपर्स। एंड रिमेंबर, कॉन्फिडेंस के साथ लिख के आना पेपर, बराबर के नहीं? एंड उसके बाद ना पेपर को डिस्कस करो,
ना कुछ। बहुत बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे आपको कि ऑडिट पेपर डिस्कशन, सजेस्टेड आंसर्स, आई एम द फर्स्ट टू पुट इन। मत करो ये सब चीजें, आगे के पेपर खराब होंगे। आई बात समझ में? बाकी लोग डालते हैं, वो उनका मार्केटिंग पर्पस है। मैं ब्लंटली फ्रैंकली बोल रहा हूं कि बताना है कि देखो हमने पढ़ाया, आया, सब पढ़ाते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरीवन, सब पढ़ाते हैं। आई बात समझ में? आप क्या होता है, किसी टीचर ने डाल दिया फर्स्ट, हाँ देखो सजेस्टेड आंसर्स, अगर आपका गलती से उसमें गलत निकला ना, आई बात समझ में, डिमोटिवेट हो जाओगे, आगे के पेपर में बैंड नहीं ऑर्केस्ट्रा बजेगा। तो ना किसी के साथ डिस्कस करना, कोई यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखना, और आपका टाइम भी बचेगा ना उसमें। वो वीडियो देखने से अच्छा क्या करना है आपने, ये करना है आपने। आई बात समझ में? उसके बाद जबरदस्ती अननेसेसरी बहुत सारे रेफरेंस बुक्स मत ये करना। अगर आपको कुछ और कंटेंट पढ़ना है, आईसीआई मॉड्यूल, पास्ट एग्जाम पेपर्स, सजेस्टेड आंसर्स, एमटीपी, लास्ट मोमेंट पे कुछ नया अतरंगी चीजें मत करना। अब बचपन से एग्जाम दे रहे हो, स्टिक टू योर बेसिक्स। जो अभी आपने पढ़ा है, जितना आपका कॉन्फिडेंस, मैं आपको और बता दूं वैभव, जितना अभी आपने पढ़ा है क्लास में, जितना भी हुआ है क्लास के दौरान, आप समझो बात को, ये मेरे एफर्ट्स थे आपको इस लेवल तक लेके आने को। अभी तो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी तो आपके खुद के एफर्ट्स बाकी है। तुम समझ रहे ना मेरी बात को? अभी आपके एफर्ट्स, आपका खुद का स्टाइल, तरीका आपको अप्लाई करना बाकी है। ये तो आपके टीचर ने आपको यहां तक लेके आए हैं। नाउ योर एफर्ट्स आर स्टिल पेंडिंग। खुद से पढ़ना और बाकी है, खुद से एनालिसिस, रिसर्च, खुद के मेमोरी टेक्निक्स, खुद के चार्ट्स, खुद का नोट समरीज बाकी है। समझ रहे ना बात को? सो उसमें आपका पूरा 100% कॉन्फिडेंस होगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? ए बच्चा, यस सर। तो फुल रॉक करना पेपर्स में, बिल्कुल भी डरना मत। एंड रिमेंबर, आप कुछ नया करने नहीं जा रहे हो, इट इज जस्ट एन एग्जाम, नो प्रेशर। आई बात समझ में? ईमानदारी से एग्जाम लिखने तक पूरा सिंसियर एफर्ट देने का, फिर बाद में रिजल्ट जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने अगर कुछ, काश मैं कुछ थोड़ा सा और एफर्ट करता ना, पास हो जाता। वो रिग्रेट मत रखना। सब 100% करने के बाद भी अगर रिजल्ट नेगेटिव आया, ऊपर वाले की मर्जी नहीं है ये अटेम्प्ट में करने की, पास आपको अगले अटेम्प्ट में करेंगे। आई बात समझ में? बिल्कुल भी मायूस उदास मत होना। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आई बात समझ में? बट इट इज नॉट योर लाइफ। बहुत चीजें और कर सकते हैं। सही है ना एकदम? सो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना, बट रिमेंबर, गिव योर बेस्ट इन वॉट यू आर डूइंग, राइट? सो विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड माहौल करके आना, आपका, आपके मम्मी पापा का, आपके टीचर्स का नाम रोशन करना। लव यू गाइज, बाय बाय।